हरे कृष्णा। आज हम लोग अकाउंट्स में कंसोलिडेशन पढ़ेंगे। अब ये है क्या कंसोलिडेशन? अगर आपको ईमानदारी से बताएं तो कंसोलिडेशन क्या है? कंसोलिडेशन है चलिए समझाता हूं। देखिए, सपोज करिए मेरी एक कंपनी है, लेट्स से ए लिमिटेड, और एक दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के शेयर होल्डर मान लीजिए आप लोग हैं। ए लिमिटेड के शेयर्स आपके पास है और बी लिमिटेड के शेयर्स ए लिमिटेड के पास है। बी लिमिटेड के शेयर्स ए लिमिटेड के पास हैं और ए लिमिटेड के शेयर होल्डर आप लोग हैं। यानी ए लिमिटेड के मालिक आप हैं और बी लिमिटेड की मालिक ए लिमिटेड है। अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो बी लिमिटेड के भी इनडायरेक्ट वे में मालिक आप ही हैं। आप कैसे हैं? आपके पास तो बी के शेयर नहीं है, फिर आप कैसे हैं? ए के तो शेयर आपके पास हैं और ए के पास बी के शेयर हैं, तो बी की मालिक ए और ए के मालिक आप, सबका मालिक एक। बिल्कुल ठीक। यानी जिसको हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ए की सब्सिडरी है। अच्छा, सब्सिडरी कोई कैसे बनता है? थोड़ा बहुत आप जानकार भी हैं, थोड़ा पढ़ेंगे भी कि वैसे तो अगर एक क्लॉज की बात करें तो जिसके पास मोर देन 50% शेयर, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कि बी लिमिटेड के सारे शेयर्स ए लिमिटेड के पास है और ए लिमिटेड के शेयर आप लोगों के पास है। कुछ आपके पास, कुछ आपके पास, अलग अलग स्टूडेंट्स के पास थोड़े थोड़े शेयर्स हैं ए लिमिटेड के। अब जरा समझिए, ऐसे में कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले उसको समझिए। कंपनीज एक्ट कहता है कि साहब, जो बी लिमिटेड है ये अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट तो बनाएगी। सर ये क्या है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट? मतलब सेपरेट बैलेंस शीट, जो अलग से बैलेंस शीट बनाती है बी लिमिटेड अपनी खुद की बैलेंस शीट। जब मैं बोल रहा हूं तो यानी मैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तो अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बी लिमिटेड बनाएगी। एंड एट द सेम टाइम ए लिमिटेड भी अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाएगी। उसकी भी तो अपनी खुद की बैलेंस शीट, खुद की आइडेंटिटी है, दोनों कंपनी जीवित है। और ए लिमिटेड एक काम और करेगी। ए लिमिटेड, बिल्कुल आप लोग जानकार हैं, ए लिमिटेड अपनी जब स्टैंड अलोन बनाएगी वो तो बनाएगी बनाएगी, साथ में एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस, कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और बनाएगी। ए लिमिटेड जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी, किसका किसका कंसोलिडेशन? अपना और बी लिमिटेड। कौन बनाएगा? होल्डिंग बनाएगी कि सब्सिडरी? होल्डिंग। क्यों होल्डिंग बना रही है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आखिर रिक्वायरमेंट डाली क्यों गई भाई? इसलिए रिक्वायरमेंट डाली गई कि जब ए लिमिटेड के शेयर होल्डर बैलेंस शीट देखेंगे तो उनको ना ये भी अधिकार है कि वो ये भी देखें कि भाई उनका ओवरऑल कितना मुनाफा, कितना नुकसान है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। दैट मींस आप लोग जरा समझिए, आप ए लिमिटेड के भी मालिक हैं और इनडायरेक्टली आप बी लिमिटेड के भी मालिक हैं। एक तरीका यह है आपके पास कि आप दोनों की अलग अलग स्टैंड अलोन बैलेंस शीट को स्टडी कर लें, एनालाइज कर लें। और एक तरीका है कि अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप सीएफएस देख लेंगे, तो इसमें आपको ए लिमिटेड की भी एसेट्स की जानकारी, लायबिलिटीज की जानकारी सब मिल जाएगी और बी लिमिटेड की भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने मैंडेटरी किया हुआ है कि जितनी भी होल्डिंग कंपनी है वो अपने साथ स्टैंड अलोन बैलेंस शीट तो जो बनाई रही वो तो बनाएंगी बनाएंगी, उसके अलावा इन एडिशन टू दैट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी है और उस होल्डिंग की दो सब्सिडरी हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो क्या सर ऐसे में क्या करेगी वो? मान लो ए लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, उसके पास बी लिमिटेड के भी शेयर्स हैं और उसके पास सी लिमिटेड के भी शेयर है। तो ए लिमिटेड अपनी स्टैंड अलोन पहले तो अलग बना रही है, बी लिमिटेड भी अलग बना रही है, सी लिमिटेड भी अलग। आप समझ रहे हैं? तीनों की आइडेंटिटी है। मर्जर नहीं हुआ है। मर्जर होता तो एक कंपनी खत्म हो चुकी होती। अभी तो तीनों एग्जिस्टेंस में, तो तीनों अपनी स्टैंड अलोन तो बना ही रहे हैं। इसके अलावा ए लिमिटेड सीएफएस और बनाएगी, यानी ए लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बनाएगी। कौन सी वाली? जिसमें बी भी होगा और सी भी होगा। अब साहब, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, क्या तरीका है? ये वैसे है ना, ग्रेजुएशन लेवल पे भी
होता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं एग्जाम में, अब कंसोलिडेशन आता है। अब कानपुर यूनिवर्सिटी में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो ये सब पढ़ के कहाँ जाते हैं, अब आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद बीकॉम कॉम कर रहे हैं, इसी नोट्स पढ़ के जाते हैं, वो भी जस्ट एक दिन पहले कि कल काहे का पेपर है। तो अब होता क्या एग्जाम में, क्या होता है वहां पे ना आपको होल्डिंग की बैलेंस शीट दे देता है बनी हुई स्टैंड अलोन, सब्सिडरी की बैलेंस शीट दे देता है स्टैंड अलोन, और कहता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दो। तो अब बच्चे करते क्या है वहां पे, भाई होल्डिंग की जो बैलेंस शीट स्टैंड अलोन दी है वो मैच होगी कि पहले से कि मैच नहीं होगी, मैच होगी। बैलेंस शीट दी है तो मान लो लाइबिलिटी है 5 लाख की, एसेट्स हैं 5 लाख के, और सब्सिडरी की स्टैंड अलोन भी मैच है, लेट्स से उसमें लाइबिलिटीज हैं 2 लाख की, एसेट्स हैं 2 लाख की। तो बच्चे करते क्या है, सारी लाइबिलिटीज जोड़ी, मान लो उसकी लाइबिलिटी शेयर कैपिटल है 4 लाख, इसका 1 लाख, दोनों को जोड़ के दिखाया, सारी लाइबिलिटी जोड़ी, इधर सारे एसेट्स जोड़े, बन गई सीएफएस। भाई जाहिर सी बात है टैलीड होगी कि नहीं होगी। आपने दो ऐसी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट को उठाया जो ऑलरेडी टैलीड थी, और आपने किया क्या, उन दोनों को जोड़ दिया। तो जैसे लेट से पहले वाले की होल्डिंग की टोटल था 5 लाख, सब्सिडरी का 2 लाख था, तो नई वाली बैलेंस शीट का टोटल हो गया 7 लाख, लाइबिलिटी का 7 लाख, एसेट का। सही उठा तो पास भी हो जाते हैं नंबर देने वाला भी दे देता है यार, क्या करें। लेकिन इतना आसान तो नहीं होगा, इतना आसान होगा क्या, नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तरीका होगा जो कंपनीज एक्ट बताता है कि कैसे बनेगी, आप उसको कैसे शो करेंगे, क्या करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल थ्योरी से ही चलते हैं। लेसन नंबर 7 कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, आइए जरा देखते हैं। होल्डिंग कंपनी, देखिए बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है होल्डिंग कंपनी की। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी। जाहिर सी बात है जब होल्डिंग कंपनी बोलेंगे तो किसी के रिलेशन में होल्डिंग होगी ना। जैसे अगर किसी को आप हस्बैंड बोलेंगे तो उसके साथ उसकी वाइफ होगी, वाइफ बोलेंगे तो रिलेशन में हस्बैंड। तो होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मींस अ कंपनी ऑफ व्हिच सच कंपनीज आर, कौन होगी वो दूसरी सब्सिडरी। तो होल्डिंग तो वो जिसकी दूसरी सब्सिडरी है, और सब्सिडरी की आप होल्डिंग है तो आप होल्डिंग बन गए। तो सर सब्सिडरी कौन होता है, बहुत ध्यान से, कंपनीज एक्ट सब्सिडरी कंपनी किसको बोलता है, जो दोनों में से दो बातें हैं, दोनों में से कोई भी एक बात आप पूरी कर देंगे तो आप बन जाएंगे होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आ जाएगा। जरा देखते हैं क्या, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, एनी अदर कंपनी कौन सी होगी, एक सब्सिडरी तो दूसरी, मैंने ब्रैकेट में लिखा दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी इन विच, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। होल्डिंग कंपनी के पास क्या कंट्रोल है, क्या अधिकार है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन करने का अधिकार है। किसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब्सिडरी कंपनी का। मतलब होल्डिंग कंपनी के पास अधिकार है कि वो सब्सिडरी कंपनी के सारे या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है। यानी कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने, ये डिसीजन होल्डिंग कंपनी का। अगर होल्डिंग का डिसीजन है, मतलब एक कंपनी मान लो एक ए लिमिटेड का डिसीजन है कि बी लिमिटेड में कौन से डायरेक्टर्स रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे, तो अल्टीमेटली बी लिमिटेड को चला कौन रहा है, ए लिमिटेड, तो आप होल्डिंग सब्सिडरी। यानी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए जरूरी नहीं है कि शेयर होने ही चाहिए, तो इससे भी बन सकता है। और सर कैसे हो सकता है, या फिर उसके पास एक्सरसाइज या कंट्रोल करे कितने, मोर देन वन हाफ से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा टोटल वोटिंग पावर, यानी इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, ऑफ आइदर एट इट्स ओन, या तो खुद हो उसके पास या टुगेदर विद वन और ऑफ इट्स मोर सब्सिडरी। मतलब एक केस ऐसे हो सकता है कि ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के, ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर है। इसमें ए लिमिटेड होल्डिंग है और बी लिमिटेड सब्सिडरी। जब भी कभी एग्जाम में होल्डिंग और सब्सिडरी पता लगानी होगी कि कौन सी होल्डिंग है कौन सी सब्सिडरी है, तो कभी भी नाम पे नहीं जाना। जिसके पास शेयर्स होंगे दूसरी कंपनी के वो होगी होल्डिंग, और दूसरी वाली कंपनी होगी सब्सिडरी। आपका इंस्टीट्यूट कई बार आपके साथ माइंड गेम भी करता है। जैसे अभी जब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको मिलेगा एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। कंपनी का नाम, एक कंपनी का नाम दे देगा एच लिमिटेड और दूसरी का दे देगा एस लिमिटेड, और एच लिमिटेड होल्डिंग बन जाएगी और एस लिमिटेड सब्सिडरी। और हो सकता है एग्जाम में नाम रिवर्स कर दे, आप समझे, दिया एच और एस बट एस है होल्डिंग। तो सर ये कैसे पता चलेगा, नाम से नहीं पता चलेगा एच लिमिटेड फॉर होल्डिंग एस लिमिटेड, नहीं भैया नाम नहीं होता है कुछ भी।
नाम में क्या ही लेना देना। तो कैसे पता चलेगा? जिस कंपनी के पास, अभी आपको तरीका बता दूंगा, बैलेंस शीट समझा दूंगा कैसे देखते हैं। जिस कंपनी के पास दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं वो होल्डिंग है, ठीक है। तो एक तरीका है कि ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर हैं, तो ए लिमिटेड होल्डिंग है और बी लिमिटेड सब्सिडी। दूसरा सुन लीजिए, ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के तो 50% से ज्यादा शेयर हैं, तो ए लिमिटेड के लिए होल्डिंग है और बी लिमिटेड मतलब उसकी सब्सिडी। इसके अलावा ए लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के भी 50% से ज्यादा शेयर है, तो ऐसे केस में ए लिमिटेड बी की भी होल्डिंग है और सी की भी होल्डिंग है। अगला केस सुन लीजिए सर, ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर है, तो ए और बी होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन रखते हैं। और ए लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के लेट से 30% शेयर है और बी लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के लेट से 25% शेयर है। समझ में आ रही बात? ए के पास सी के 30% शेयर है और बी के पास सी के 25% शेयर है। ऐसे केस में भी ए लिमिटेड होल्डिंग बन जाएगी सी की। क्यों? क्योंकि उसके पास तो नहीं है सर 50% ज्यादा शेयर, फिर कैसे बनी? वो या अपनी सब्सिडी मिला के, ए और बी मिला के सी के पास 50% ज्यादा होल्ड करते हैं। ये भी लिखा है, फिर से पढ़ो वो लाइन को, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन, पूरे शेयर होल्डिंग के पास है, या टुगेदर विद, साथ में किसके साथ? वन और मोर ऑफ इट सब्सिडी, यानी थोड़े होल्डिंग के पास है और थोड़े बी लिमिटेड के पास है, ए लिमिटेड के पास है, बी लिमिटेड के पास है, दोनों के पास मिला के सी लिमिटेड के 50% ज्यादा शेयर है। ऐसे केस में ए लिमिटेड अगेन होल्डिंग है सी लिमिटेड की। यहां तक बात आपके दिमाग में चली गई? पक्का? आपके एग्जाम में जो आएगा वो ज्यादा से ज्यादा एक होल्डिंग होगी और एक ही सब्सिडरी होगी, उसी का आपको सीएफएस बनाना होगा, उसी में हो सकता है आपके पसीने छूट जाए। जैसे हम आपको बताएं, सीएफ जो कंसोलिडेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग के सीए फाइनल में होता है, ठीक है ना, इसमें नहीं होता, सीए इंटरमीडिएट में नहीं होता, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट आप लोग को समझदार मान रहा है, ठीक है ना, आप लोग ब्रिलियंट माइंड है, तो यही पढ़ा रहा है, क्योंकि उसमें आप जान रहे हैं कि अकाउंट्स नहीं है आपके जो प्रोफेशनल लेवल, अगला लेवल आपका। तो खैर हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हम लोग उसमें बहुत तरीके की होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ते हैं, जैसे एक एक वाली आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर हम चेन होल्डिंग भी पढ़ते हैं कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड की होल्डिंग है, बी लिमिटेड सी लिमिटेड की होल्डिंग है, सी लिमिटेड डी लिमिटेड की होल्डिंग है, डी लिमिटेड ई लिमिटेड की होल्डिंग है, बनाइए कंसोलिडेशन। ठीक है ना, क्लियर? और पढ़ते हैं ए लिमिटेड के, ए लिमिटेड होल्डिंग है बी की भी, ए लिमिटेड होल्डिंग है सी की भी, ए लिमिटेड होल्डिंग है डी की भी, वो भी बनाइए। तरीके चेंज हो जाते हैं थोड़े थोड़े, बट आपके में केवल जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए वो यही दिए और पूछेगा भी यही, क्योंकि कंसोलिडेशन भी ऐसे बच्चों से करा रहे हैं, जो ऐसे बच्चे, मतलब आपको नहीं हम कह रहे पहले, मतलब ये अभी एज बड़ी कम एज है ना, खैर, तो इन्होंने एक बेसिक दिया हुआ है, तो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, यानी एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी। हाँ, तो लेकिन हम लोग कर लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, मेरे पे भरोसा रखिए, मेरे को आप पे भरोसा है और अपने भरोसा है, हम लोग मिलके कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन में निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट देखते हैं, यहां पे क्या नोट क्या लिखा है, अपने आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। ऊपर लिखा है ना, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका मतलब अपने आप पढ़ के देखो क्या लिखा है। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या मतलब होगा? जिसके पास दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेजॉरिटी या पूरे अपॉइंट करने की या रिमूव करने की पावर है। नोट, कंपोजिशन ऑफ ए कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी, दूसरी कंपनी, बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एट इट डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से कैन अपॉइंट या रिमूव ऑल या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, होल्डिंग के पास सब्सिडरी के शेयर्स होते हैं तो समझ में आता ही भाई, 50% से ज्यादा। क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती है? होल्डिंग के पास तो सब्सिडरी के शेयर हैं, ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के शेयर हैं मोर देन 50%, तो ए लिमिटेड होल्डिंग है, बी लिमिटेड सब्सिडरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि बी लिमिटेड भी ए लिमिटेड के 5%, 10%, 15% शेयर होल्ड करती हो? आंसर इज नो। कंपनीज एक्ट मना करता है कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड नहीं कर सकती, सिर्फ 3 सिचुएशंस को छोड़ करके। 3 एक्सेप्शंस हैं, कहां लिखा हुआ है? आइए ध्यान से पढ़ते हैं। अगला टॉपिक, शेयर होल्डिंग, ये थ्योरिटिकल इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी बाय सब्सिडरी कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी तो होल्ड करती है शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, बट सब्सिडरी कांट होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती।
शेयर्स अलॉटमेंट मेड टू सब्सिडरी, अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को शेयर्स अपने अलॉट कर दिए तो उसको क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। लेकिन 3 ऐसी सिचुएशन है जहां पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स अगर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली सिचुएशन क्या है? व्हेन सब्सिडरी इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। क्या मतलब? होल्डिंग कंपनी के शेयर एक किसी सज्जन के पास थे, उस सज्जन की डेथ हो गई और उस सज्जन की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है एक सब्सिडरी। मतलब समझा? मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, ए और बी होल्डिंग सब्सिडरी, ए होल्डिंग बी सब्सिडरी। ए लिमिटेड के शेयर मिस्टर एक्स के पास थे, तो शेयर ए लिमिटेड के मिस्टर एक्स के पास थे। मिस्टर एक्स चले गए और मिस्टर एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बी लिमिटेड है। तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड के शेयर होल्ड कर रही है, but not in on his personal capacity, only in his representative capacity। तो कह रहे हैं ऐसे में आप कर सकते हैं। तो क्या फिर से पढ़ते हैं, व्हेन सब्सिडरी कौन है? सब्सिडरी जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसकी? डिसीज मेंबर की। जो मिस्टर एक्स की डेथ हो गई वो डिसीज मेंबर किसका था? होल्डिंग कंपनी का। यानी मिस्टर एक्स के पास ए लिमिटेड के शेयर थे, अब मिस्टर एक्स चले गए तो सब्सिडरी उस शेयर्स की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। या फिर दूसरा सेम तरीके से, व्हेन सब्सिडरी इज कंसर्न्ड इन शेयर एज, मतलब वो शेयर सब्सिडरी के नहीं है, वो शेयर किसी और के हैं, सब्सिडरी केवल ट्रस्टी की तरह हेल्ड कर रही है। फॉर एग्जांपल मान लो होल्डिंग के कुछ शेयर्स किसी माइनर के पास है और उस माइनर की ट्रस्टी है सब्सिडरी, तो यानी सब्सिडरी के पास डायरेक्टली वे में शेयर्स नहीं है बट एज अ ट्रस्टी शेयर्स हैं तो भी चल जाएगा। तो पहला डिसीज्ड मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, आपके पास होल्डिंग के शेयर हैं, चल जाएगा। दूसरा आप किसी के ट्रस्टी हैं इसलिए आपके पास होल्डिंग के शेयर हैं तो चल जाएगा। तीसरा सुन लीजिए, मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के भी कोई शेयर नहीं थे और बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के 10% शेयर खरीद रखे थे। ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के कोई शेयर नहीं थे और बी लिमिटेड ने लेकिन ए लिमिटेड के 10% शेयर खरीद रखे थे। बाद में क्या हुआ? ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, यानी बाद में होल्डिंग सब्सिडरी बनी। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बाद में हुआ और उससे पहले से सब्सिडरी होल्ड करती है होल्डिंग कंपनी में शेयर, तो चल जाएगा। नहीं समझ आए बात? एक हो, चलो आप समझाते हैं। देखो एक तरीका हुआ जहां पे होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्तेदारी पहले से है और बाद में सब्सिडरी कंपनी कह रही है कि हमें होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आप नहीं खरीद सकते, मना है। दूसरा क्या हुआ? अभी होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशन नहीं बन पाया था। क्यों नहीं बन पाया था? अभी होल्डिंग के पास शेयर थे ही नहीं सब्सिडरी के 50% ज्यादा, और पहले ही वो जो दूसरी कंपनी थी बी लिमिटेड उसने 5, 10, 15% शेयर ए लिमिटेड के खरीद रखे। तो बी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के कुछ शेयर्स हैं 5-10%, लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मींस 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए। अब ए और बी कौन बन गए? ए हो गई होल्डिंग, बी सब्सिडरी। अब देखा जाए तो सब्सिडरी जो बी है इसके पास भी ए लिमिटेड के 10% शेयर हैं। तो क्या ये हो सकता है? आंसर इज यस, ये हो सकता है क्योंकि पहले से। बट इसमें केवल एक शर्त है कंपनीज एक्ट की कि बी लिमिटेड के पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा, फिर वोट नहीं कर सकती, वोटिंग राइट नहीं रहेगा, बाकी शेयर्स रखने तो रख सकती है। सी पॉइंट, इन्वेस्टमेंट हेल्ड बिफोर द कंपनी बिकेम सब्सिडरी कैन कंटिन्यू, यानी सब्सिडरी बनने से पहले अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बट इन दैट केस सब्सिडरी हैज नो वोटिंग राइट इन होल्डिंग कंपनी। क्लियर हो गया? तो आपसे कभी भी कोई पूछे क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। बट 3 सिचुएशन में सब्सिडरी के पास होल्डिंग के शेयर्स हो सकते हैं। पहला, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड मेंबर ऑफ ए होल्डिंग कंपनी। दूसरा, व्हेन सब्सिडरी हेल्ड ए शेयर एज ए ट्रस्टी। और तीसरा, व्हेन सब्सिडरी हेल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी, बट इन दैट केस नो वोटिंग पावर विल बी देयर फॉर सब्सिडरी कंपनी। क्लियर हो गया? कोई डाउट? देखिए बात समझिएगा, होल्डिंग सब्सिडरी का जो रिलेशन है ना, उसमें जाहिर सी बात है होल्डिंग के लिए थोड़ा काम बढ़ जाता है। काम क्या बढ़ गया कि अपनी सेपरेट तो बनाई नहीं है और साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करने, तो काम तो बढ़ ही रहा है। तो बहुत सी कंपनियां क्या करने लगी थी, बहुत सी कंपनियां क्या करती थी, मान लो हमें ना शेयर खरीदने एक दूसरी कंपनी के, लेकिन हमें पता है कि हम ज्यादा शेयर खरीदेंगे तो हमें बिना मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएफएस भी बनाए, अपना काम हो नहीं रहा वो भी करे।
तो बहुत सी कंपनी क्या करने लगी कि कंपनियां क्या करती थी, जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 49% शेयर खरीद लेती थी या 49.9% शेयर, 50 भी टच नहीं कराती, वैसे तो मोर देन 50 पे बनते हैं, कर दी छोड़ो, 49% शेयर हम खरीद लेते हैं। अब हुआ क्या, मेजॉरिटी शेयर हम बन गए, रीजन मीन बाकी शेयर 51%, अगर 49 हमने खरीदे 51% किसी एक के पास तो है नहीं, पब्लिक के पास है, तो मेजॉरिटी ब्लॉक मेरे पास आ गया, तुम्हारा काम भी हो गया और हम सीएफएस की रिक्वायरमेंट से भी बच गए। आप समझे मेरी बात को, हमारा काम भी हो गया और हम एट द सेम टाइम ये जो सीएफएस की कंप्लाइंसेस हैं इससे भी बच गए। जब ऐसा होने लगा तो कंपनीज एक्ट ने कहा नहीं ठहरिए, हम अपने आप को थोड़ा चेंज करते हैं। हमने कहा मतलब सब्सिडरी होल्डिंग की डेफिनेशन चेंज करो, कह रहा नहीं वो तो वही है जो आपने पढ़ी। कह रहा साहब अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर है, कितने शेयर है, 20% या उससे ज्यादा, और कहां तक, जाहिर सी बात है यहां लिखा नहीं है लेकिन ये लिखा नहीं एसोसिएट में, बट मतलब यही है कि 50% तक, तो आप होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं है लेकिन आप कौन है, आप एसोसिएट कंपनीज है। और कंपनीज एक्ट 2013 ने कह दिया है कि एसोसिएट कंपनी भी अगर है उसकी भी सीएफएस आपने बनानी है। पहले नहीं होता था, कंपनीज एक्ट 1956 जो हुआ करता था ना, आपको पता है, ये सुना है आपने कभी, वो ऐसा कुछ होता था, ठीक है, तो उसमें नहीं होती थी ये रिक्वायरमेंट, बट कंपनीज एक्ट 2013 बड़ा शाना है, वो कह रहा है साहब कर लो ऐसा, हम भी कंपनी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई एसोसिएट कंपनी का मतलब पूछे तो एसोसिएट कंपनी का मतलब है जिसमें एक कंपनी के पास, ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 20% या उससे ज्यादा शेयर है। बट अब उसको और अंदर तक, तह तक जाके देखें तो जैसे ही 50 से ज्यादा हो जाते हैं वैसे हम एसोसिएट बोलते ही नहीं है, हम तो होल्डिंग सब्सिडरी बोलने लगते हैं। और अगर हम रिक्वायरमेंट की लीगली बात करते हैं, कंपनीज एक्ट को और डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसमें हमें समझ में आता है कि भाई होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी हो, तब भी सीएफएस होना है, और आप होल्डिंग सब्सिडरी नहीं लेकिन एसोसिएट है तो भी सीएफएस होना है आज की तारीख में। क्लियर हो गया। तो एसोसिएट कंपनी आपसे कोई पूछता है तो क्या आप बता देंगे दो लाइनों में, एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज द कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट कितने परसेंट, 20%। दैट मींस सर अगर 20% से कम है, मारे हमारे पास 19%, 10%, तो तुम कुछ नहीं हो, तो तुम कुछ नहीं, जाओ काय का अधिकार, तुम जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे पास 20% या उससे ज्यादा शेयर है ऑफ टोटल वोटिंग पावर या कंट्रोल या पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, तो वो है एसोसिएट कंपनी। अच्छा एक बात बताओ, सब्सिडरी कंपनी बनाने के लिए, होल्डिंग सब्सिडरी के रिश्ते के लिए क्या जरूरी है कि आप सारे के सारे शेयर सब्सिडरी के खरीदिए? नहीं, आपने अभी देखा कि 50% से ज्यादा, तो आप सारे भी खरीद सकते हैं या 50 से ज्यादा भी खरीद लेंगे तो भी सब्सिडरी आप बन जाएंगे। यानी दो तरीके की सब्सिडरी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम में आपको जो सीएफएस देगा ना वो होल्डिंग सब्सिडरी में ही देता है, और अगर एसोसिएट में दे भी दे तो तरीका सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं हो जाता। तो अब आपके दो तरीके की सब्सिडरी होती है, एक वो सब्सिडरी जिसके सारे शेयर होल्डिंग के पास है, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, होली ओन सब्सिडरी कंपनी, और एक वो सब्सिडरी जिसके 50 से ज्यादा शेयर सब्सिडरी के पास, लेट्स से 60% शेयर होल्डिंग के पास है, सब्सिडरी के 60% शेयर होल्डिंग, तो पार्टली ओन्ड सब्सिडरी। अच्छा बाकी के 40% शेयर किसके पास होंगे, पब्लिक के पास होंगे, बाहरी किसी लोगों के पास होंगे। यानी सर क्या है इसके नीचे, इसके नीचे यही है दो बातें, एक तो होली ओन सब्सिडरी कंपनी और एक पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी। होली ओन सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है और पार्टली कौन सी होती है, बस पढ़ लो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। यानी क्या है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी इन विच all the share with voting right, that is 100% are owned by the holding company, it is said to be a wholly owned subsidiary company। तो फिर partly owned subsidiary company कौन सी है, a company in which only the majority of the share that is more than 50% are owned by the holding company, it is said to be partly owned subsidiary। दैट मीन्स मान लीजिए अगर 100% शेयर आपके पास है, ए लिमिटेड के पास 100% शेयर है बी लिमिटेड के, तो वो होली ओन्ड है, और अगर ए लिमिटेड के पास लेट्स से बी लिमिटेड के 60% शेयर है, मोर देन 50% एनीथिंग, तो फिर पार्टली ओन्ड है। अच्छा अगर 60% आपके पास है तो बचे हुए 40% आपने बताया बाहरी लोगों के पास होंगे, पब्लिक। उन बाहरी लोगों को हम एक सुंदर सा वर्ड से बोलते हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कतई मतलब ये नहीं है
कि वो लोग छोटे इंसान हैं, छोटे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर जब भी हम बोलेंगे तो सिंपली मींस वो शेयर सब्सिडरी के जो होल्डिंग के पास नहीं है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर के मतलब सिंपली है कि सब्सिडरी के वो शेयर जो होल्डिंग के पास, लेट्स से अगर होल्डिंग के पास सब्सिडरी के 80% शेयर है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कितने हो गए, 20%। तो कई बार लोग सोचते हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर और स्मॉल शेयर होल्डर एक ही बात होती है, बट अगर हम कंपनीज एक्ट को देखें तो स्मॉल शेयर होल्डर अलग है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर अलग है। तो मैंने अगला पॉइंट में आपको ये डिफरेंस दिया हुआ है कि माइनॉरिटी और स्मॉल कौन होता है। तो पहले स्मॉल देखते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर वो है हु इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹20,000 या वो सच अदर सम एज वे प्रिस्क्राइब। तो इसका हमारे कंसोलिडेशन से कोई लेना देना स्मॉल शेयर होल्डर का नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी का लेना देना हमारा आएगा। तो माइनॉरिटी कौन है सर, इक्विटी होल्डर ऑफ ए फर्म हु डज नॉट हैव द वोटिंग कंट्रोल ऑफ द फर्म। सर इसका वोटिंग राइट नहीं होता क्या, नहीं वोटिंग राइट तो है, वोटिंग कंट्रोल नहीं है। वोटिंग कंट्रोल क्यों नहीं है, जाहिर सी बात है आप समझदार हैं, लेस देन 50% तो चलेगी तो होल्डिंग की ही। होल्डिंग के पास सब्सिडरी के 80% शेयर है, बाहरी के पास 20% डेट से शेयर है। तो अगर कोई डिसीजन लेना है, होल्डिंग एक तरफ है हाँ बोल रही है मान लो किसी चीज में, है ना, और सब बाकी लोग ना बोल रहे हैं, तो चलेगी किसकी, मेजॉरिटी किसके पास है, होल्डिंग के पास। तो कह रहे हैं माइनॉरिटी वो जिसके पास वोटिंग कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है वोटिंग कंट्रोल, क्योंकि उसकी जो होल्डिंग है वो 50% से कम है भाई साहब। तो हिंदी में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर हम उसको बोलते हैं कि जितने शेयर सब्सिडरी के बाहरी लोगों के पास है, यानी और इन अदर वर्ड्स सब्सिडरी के जो शेयर होल्डिंग के पास है उनको छोड़ के बाहरी लोगों के पास जो शेयर है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर होल्डिंग के पास सब्सिडरी के 80% शेयर हैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर 20% के बराबर होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक। अब बात आती है साहब कि रिक्वायरमेंट की, थोड़ी सी बात करते हैं और थोड़े बहुत एडवांटेज तो एक आधी लाइन में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस का मतलब क्या है सर, सीएफएस मींस प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना ऑफ ए होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी इन ए सिंगल फॉर्मेट, यानी आप मिला करके एक बना रहे हो, वो है सीएफएस। तो स्टैंड अलोन जो बनानी है वो तो बनानी है, मिला के भी आपको बनानी पड़ेगी। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, फैसिलिटेट इजी कॉम्प्रिहेंशन, यानी इजी वे में आप दोनों की डिटेल स्टडी कर सकते हो एक कंसोलिडेशन की मदद से। दूसरा, असिस्ट इन एसर्टेनिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, आपके एसेट की एक्चुअल कीमत क्या है ये आपको पता चल सकती है। जैसे मतलब आपका ये समझिए, मान लीजिए आप लोगों के पास ए लिमिटेड के शेयर है और ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के शेयर है। अब आपकी जो एक्चुअल कीमत है ए लिमिटेड के शेयर की, उसमें केवल ए लिमिटेड आप नहीं देखेंगे, आप बी भी देखेंगे, क्योंकि बी के पास जो है वो भी आप ही का ही है। एक्चुअल वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता चल जाएगी। प्रॉपर असेसमेंट हो पाएगा कि कितना वाकई आपने आरओआई कमाया है, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट कमाया है, ए लिमिटेड का प्रॉफिट जो है वो भी आपका है और बी लिमिटेड का भी प्रॉफिट इनडायरेक्ट वे में आप ही का ही है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर हो पाएगा। सर ये क्या है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये वही माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर कोई होते हैं तो उनका कुछ जो भी होगा हिस्सा, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो भी आगे आएगा तो समझाएंगे। और आपको ये होल्डिंग कंपनी का सही से इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि होल्डिंग कंपनी अच्छी भी है कि खराब है। हो सकता है होल्डिंग कंपनी के खुद के प्रॉफिट हो 3 करोड़, लेकिन सब्सिडरी कंपनी जो उसके लेट से होली ओन सब्सिडरी कंपनी थी उसके प्रॉफिट है 5 करोड़, सॉरी उसके लॉस है 5 करोड़। ऐसे में तो आप तो बर्बाद हो रहे हैं। क्यों, आपको होल्डिंग का 3 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, बट सब्सिडरी का 5 करोड़ का अगर लॉस मिला लें तो नेट जो कंसोलिडेटेड पीएनएल बनेगा वो 2 करोड़ के लॉस में बनेगा। ठीक है ना, तो आप सही से अगर आपको होल्डिंग का इवैल्यूएशन करना है तो आपको सीएफएस चाहिए। ओके जी ओके। देखिए जहां पे एडवांटेजेस हैं वहां पे डिसएडवांटेज ना हो जीवन में कभी होता नहीं, चांद में भी दाग है तो यहाँ पे भी है लिमिटेशन। हाँ, चांद में दाग है कि नहीं है। हाँ, वेरिड इंफॉर्मेशन क्या है सर, पहला लिमिटेशन वेरिड इंफॉर्मेशन का मतलब समझिए। देखिए क्या जरूरी है कि होल्डिंग कंपनी जिस तरीके का व्यापार करती हो, जिस प्रोडक्ट लाइन में हो या जिस सर्विस सेक्टर में हो, सेम काम सब्सिडरी भी करती हो सकता है दोनों के काम में जमीन आसमान का अंतर हो। होल्डिंग कंपनी मोबाइल फोन बेचती है ना, और सब्सिडरी कंपनी बुक्स बेचती है, दोनों के काम में कहीं वो नहीं है। अब अगर हम कंसोलिडेशन बनाएंगे, बनाना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि बनाए अगर बनाए या ना मर्जी नहीं है तो बनाना पड़ेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो ऐसे ऐसे एसेट्स लाइबिलिटीज मिक्स हो रहे हैं जिनका आसमान, एक आसमान है तो दूसरा पाताल है। तो एक कहीं ना कहीं बहुत वेरिड इंफॉर्मेशन की वजह से कई बार आपको सीएफएस सही पिक्चर नहीं दिखाती। दूसरा है इररेलेवेंट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जब आप स्टैंड अलोन देखेंगे दोनों की तो आपको और डिटेल नॉलेज मिलेगी,
लेकिन जब आप कंसोलिडेशन देखेंगे तो आपको ये तो दिख जाएगा कि साहब एसेट ये इतने टोटल हैं, बट उसमें किसके कितने हैं, कौन सा किसका है, ये सारे जानने के लिए आपको तो स्टैंड अलोन देखनी पड़ेगी, पढ़ के देखते हैं। एक तो वेरिड इंफॉर्मेशन, ऑल दी सब्सिडरी कंपनी may not carry the same type of business. हो सकता है होल्डिंग का अलग टाइप ऑफ बिजनेस हो, सब्सिडरी का अलग हो, एज देयर एक्टिविटीज डिफर फ्रॉम ईच अदर, इंफॉर्मेशन जो कंबाइंड टुगेदर इन ए सिंगल फॉर्मेट मे रिजल्ट इन कंफ्यूजन एंड ऑल्टरनेटिव्स। दूसरा, irrelevant concealment of fact, the data got from subsidiary company may not be relevant in the combined form. जब आपने कंबाइन कर दिया तो हो सकता है आपके लिए किसी मतलब का ना रहा हो। फर्दर टू अराइव एट कॉमन फिगर सम ऑफ द फैक्ट, हो सकता है आपको सुप्रेस करनी पड़े, कुछ फैक्ट आपको सुप्रेस करके मिला करके ऐड करके दिखानी पड़े। इन सच अ सिचुएशन जो सीएफएस है, हो सकता है वो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू ना दिखा रही हो। बट डिस्पाइट ऑफ दीज लिमिटेशन एडवांटेजेस ज्यादा हैं, तभी कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रखी हुई है, क्योंकि अगर इतने ही डिसएडवांटेज, इतनी गंदी बात होती तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप लोग जब जॉब करेंगे तो आपके लिए कंप्लाइंसेस पार्ट ज्यादा होंगे। मैं जो समझ पाता हूं कि ये काम कम होगा कि आपको सीएफएस बनानी है ना, उसके लिए और भी बंदे होंगे, लेकिन आपके कंप्लाइंस पार्ट होंगे। तो शायद इंस्टीट्यूट को ये लगा कि ये भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि कल को आप जब कहीं पे, एक्चुअली है क्या ना, आपके करिकुलम में अकाउंट्स आगे है नहीं तो इंस्टीट्यूट के भी हाथ बन जाते हैं कि उसको जो पढ़ाना है वो यहीं पे पढ़ा करके पूरा खत्म करना है, सारे पाप यहीं धोने हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे। तो इसलिए उसमें ये चैप्टर डाला है। बट टेंशन ना लीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि जब इंसान बीकॉम में कराता है तो यहाँ तो हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कंटेंट्स एंड फॉर्मेट का, आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें मैंने आपको पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह दिखाया था। तो फॉर्मेट वही रहने वाला है, अब उसमें मोर और लेस एक आधा चेंजेस, जैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह आ जाएगा, कहाँ आएगा वो आपको समझा दूंगा। तो एक बार जरा देखते हैं। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट मैंडेट the companies having one or more subsidiary to prepare CFS. According to this section, where a company has one or more subsidiary, it shall, in addition to separate financial statement, यानी separate तो बनाना ही, stand alone तो बनाना ही है, will prepare a CFS of the company and all of its subsidiary in the same form and manner, जैसा अपना बनाया उसी तरीके से आपको बनाना है। अब कैसे करने वाले हैं हम लोग, जिसके लिए आप इलस्ट्रेशन 1 देखेंगे, सॉल्यूशन छुपा लीजिए। अगर आप वाकई समझना चाहते हैं तो सॉल्यूशन की तरफ आके ना लगाइएगा बिल्कुल भी। अभी तक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए अब मैं आपको सीएफएस कैसे बनाते हैं इसको बड़ा आसान तरीके से समझाता हूं, एक क्वेश्चन के तरीके से, एक क्वेश्चन की हेल्प से। देखते हैं जरा इलस्ट्रेशन 1। अच्छा सर, ये मॉडल क्या लिखा हुआ है, कैंसिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होली ओन सब्सिडरी, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, बाद में समझेंगे। यहां से पढ़िएगा क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट of H Limited and its subsidiary S Limited as at 31st December 2021 prepare consolidated balance sheet। यानी हमें एक H Limited की बैलेंस शीट दी हुई है और हमें एक S Limited की बैलेंस शीट दी हुई है और हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होगी। देखते हैं बैलेंस शीट क्या, पहले बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट दी हुई है और क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटी दी हुई है जिसमें शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 लाख रुपीस के शेयर्स हैं एच लिमिटेड के, और 2 लाख रुपीस के शेयर्स हैं एस लिमिटेड के। अगर मैं आपसे पूछूं जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, एक शेयर 10 रुपए का है, टोटल 5 लाख रुपए के शेयर है, मतलब एच लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 और एस लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर 20,000। मतलब ये एक तरीके से, सिर्फ आप ना लिखिएगा इसको, सिर्फ हम लोग अभी सिर्फ एक बार बैलेंस शीट को समझने के लिए समझ रहे हैं। यानी 20,000 शेयर रहे होंगे जिसकी 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू, तो वो 2 लाख है, ऐसे ये 50,000 इंटू 10 होगा। लाइबिलिटीज दी हुई हैं दोनों की, एक 1 लाख और इसकी दी हुई है 25,000, और एच लिमिटेड का टोटल है लाइबिलिटी साइड का 6 लाख, इसका है 2,25,000। और एसेट्स की बात करते हैं, एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स 4 लाख। सर ये सन्ड्री एसेट कौन सा एसेट होता है? सारे एसेट्स का कॉम्बिनेशन, इसमें जो भी रहे होंगे फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह, तो हमें जान के भी क्या ही करना है। तो इनका जो टोटल एसेट है एच लिमिटेड में वो 4 लाख के सन्ड्री एसेट्स हैं, एस लिमिटेड में 2,25,000 के हैं। इसके अलावा एच लिमिटेड में एक और बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। एच लिमिटेड ने क्या कर रखा है, शेयर्स खरीद रखे हैं, किसके? एस लिमिटेड के। सर कितने खरीद रखे हैं? 20,000 शेयर, और जिनकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए।
2 लाख के इनको पड़े। सर बात नहीं समझ में आई, क्या चीज है ये, क्या है आप बता सकते हैं क्या है? अगर एस के खरीदे तो एच के एसेट साइड में क्यों आ रहा है? हमारे लिए तो इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग के लिए तो एसेट है। एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी होल्डिंग है, कौन सी सब्सिडरी? अब जैसे तो यहां तो देखें तो क्वेश्चन की बड़ी दया थी कि क्वेश्चन ने पहली लाइन में बोल दिया कि फॉलोइंग बैलेंस शीट है ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड। एग्जाम में हो सकता है बोले कि फॉलोइंग बैलेंस शीट है एच लिमिटेड की एंड एस लिमिटेड की और सीएफएस बनाओ, तो हम क्या ये समझ लेंगे नाम से कि एच मतलब होल्डिंग, एस मतलब सब्सिडरी? नहीं, हम क्या करेंगे सर, हम ना देखेंगे कि किसकी एसेट साइड में शेयर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है। जिसकी एसेट साइड में आ रही होगी वो होल्डिंग होगी, जिसकी एसेट साइड में लिखा है वो होल्डिंग होगी। और जाहिर सी बात है दूसरी कंपनी सब्सिडरी तो हम देख लेंगे ना, वहां तो ये लिखा होगा ना। और सर नहीं लिखा है तो मान लो ये लिखा ही नहीं है, तो ये नहीं लिखा, आप मत काटना, ये नहीं लिखा है तो फिर काहे की होल्डिंग सब्सिडरी, काहे का सीएफएस? हम एक लाइन लिखाएंगे कि ऊपर वाली जो बैलेंस शीट है ये होल्डिंग सब्सिडरी का ही नहीं, देयर इज नो रिलेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, देयरफॉर एज पर कंपनीज एक्ट नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबका थोड़ी ना कंसोलिडेशन करते हैं, तो ये होगा ही होगा। मतलब ये मैंने इसलिए कहा कि कुछ उलझुल सवाल आएंगे तो उससे पहले मैं ही ले लेता हूँ उलझुल सवाल। ठीक है सर, अब करना क्या है? अच्छा एक लाइन क्वेश्चन की और है बेटा, एच लिमिटेड ने, ये लाइन है उसका सॉल्यूशन है वो नहीं देखेंगे, एच लिमिटेड ने परचेज करे शेयर इन एस लिमिटेड ऑन दी बैलेंस शीट डेट। ठीक है, बाद में समझेंगे इसका मतलब। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यही क्वेश्चन बीकॉम में आया और बच्चे को मान लेते हैं, सपोज करते हैं कुछ नहीं आता, लेकिन बच्चा बड़ा शाना होता है, क्योंकि अगर कुछ नहीं आने पे पेपर छोड़ के आएगा तो हो सकता है पूरा ही पेपर छोड़ना पड़ जाए। बीकॉम में अगर आपने सोचा कि जो आता है वही अटेंड करेंगे तो फिर आपको 5 मिनट बाद बाहर आना पड़ेगा। तो बच्चा कहता नहीं हम करेंगे, तो ही कंसोलिडेशन पूछा है। तो लेमैन क्या करता है, मैं जो कर रहा हूं ये आप नोट नहीं करेंगे, क्यों? हाँ लेमैन गलत कर रहे हैं, बट जब तक गलतियां नहीं होंगी जीवन में तब तक समझ में नहीं आएगा कि सही क्या था। अभी क्या ना आपके साथ सही होता रह रहा है तो आपको गलत का एहसास ही नहीं कभी जीवन में, ठीक है ना, इसलिए पहले गलती समझते हैं। तो एक लेमैन क्या करेगा, लेमैन क्या, अच्छा सीएफएस बनाना है, उसमें क्या होगा, कौन सी बड़ी बात है, ये बना सीएफएस। और फॉर्मेट देखो, कंसोलिडेशन में आसान बात क्या होती है कि क्वेश्चन में फॉर्मेट आपको दिया ही होगा, आप उसकी मदद ले सकते हैं। तो सीएफएस बनाना में आप फॉर्मेट ये यूज कर लेंगे, यानी आम इंसान क्या करेगा, शेयर कैपिटल दिखा देगा कितनी, 5 लाख उसकी, 2 लाख हमारी, मतलब एच और एस की मिला के 5 और 2 तो यानी 7 लाख। लाइबिलिटीज दिखा देगा 1 लाख इसकी, 25,000 इसकी, दैट इज 1,25,000। टोटल हो गया 8,25,000। अब एसेट में आते हैं 4 लाख इसके, 2,25,000 इसके, 6,25,000। और भी एसेट है इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, टोटल करा। बस इसी को अच्छे से प्रेजेंट कर देगा सॉल्यूशन में कि कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एच लिमिटेड विद एस लिमिटेड, और बढ़िया सा यही पर्टिकुलर्स और एक सीएफएस पर्टिकुलर्स में यही लिख देगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, नंबर भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं। बट आप इतना समझ चुके हैं कि हमने इतना कुछ बोल डाला, तो यानी ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, पहले उस चीज को समझते हैं और फिर सही क्या होता है फिर वो समझेंगे। पहले तो ये समझते हैं क्यों नहीं सही, क्या दिक्कत सर, हमने तो दो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट को कंबाइन कर दिया, क्या गलती सर इसमें, समझते हैं। मैं समझाऊंगा, मैंने पैसे लिए, मैं समझाऊंगा, ठीक है। मेरी बात को सुनो ध्यान से, देखो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, और एक बॉय है और एक गर्ल है। बॉय को गर्ल से लेट से 5 लाख रुपए लेने हैं, बॉय को गर्ल से 5 लाख लेने हैं, तो बॉय के लिए 5 लाख रुपए क्या है, एसेट है, और गर्ल के लिए 5 लाख रुपए लाइबिलिटीज है। तो गर्ल को देने हैं 5 लाख रुपए बॉय को, और बॉय को लेने हैं। एक बार क्या हुआ, इन दोनों ने शादी कर ली, थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी मतलब सारे फेरे जितने होते हैं सब ले लिए, शादी कर ली। और बॉय को लेने थे 5 लाख और गर्ल को कितने देने थे, 5 लाख, दोनों की शादी हो गई। अब शादी होकर के दुल्हन घर पे आई, या दूल्हा घर जमाई बना, जो भी था, तो लड़के ने लड़की से कहा कि वो मेरे
पैसे दो। कितने पैसे? 5 लाख। ईमानदारी से तो क्या होगा, वाकई क्या लड़की 5 लाख देगी? क्यों नहीं दे रही है? क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? अब ये दो नहीं है, ये एक है दो लेकिन है एक। अब ये दो, आप समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है। दैट मीन जैसे इनकी शादी हो गई, वैसे ही अगर अब हम इनकी बैलेंस शीट बनाएं, तो हाँ, इनकी बैलेंस शीट अलग अलग ना बना के जो अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाए, दैट इज बॉय एंड गर्ल की एक बैलेंस शीट बनाए, तो हम अगर बैलेंस शीट में ऐसे दिखाएं, ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस शीट बन रही है बॉय एंड गर्ल की मिला के एक, तो हम बैलेंस शीट में अगर ऐसे दिखाएं कि एसेट साइड में 5 लाख रुपए बॉय को लेने हैं गर्ल से, और लाइबिलिटी साइड में दिखाएं 5 लाख रुपए जो गर्ल को देने हैं बॉय को। सीएफएस बना रहे, टैली तो ये भी हो जाएगी 5-5 लाख से, बाकी और जो फिगर्स होगी वो सब आएंगे। लेकिन अगर ध्यान से समझे, जब सीएफएस बन रही है और यहां लाइबिलिटी में लिखा है 5 लाख, यहां एसेट में लिखा है 5 लाख, जब इनसे पूछा कि ये लाइबिलिटी किसके प्रति, किसको देना है तुमको, ये 5 लाख रुपए किसको देने, तो कह रही ये देने। और हमने कहा ये 5 लाख रुपए तुम्हें किससे लेने, कह रही इसी से लेने। मतलब जब आपने सीएफएस बनाई तो अब आप दो नहीं हैं, आप एक हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ वही फिगर आप एसेट में दिखा रहे हैं और एक तरफ वही फिगर आप लाइबिलिटी में दिखा रहे हैं। मतलब जैसे इसको और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मेरे को ना अपनी शर्ट की जेब से 500 रुपए पैंट की जेब को देने हैं। समझने की कोशिश करिए, जब हमने दो को मर्ज कर दिया और अगर एक तरफ एसेट दिखा रहे हैं तो एक तरफ लायबिलिटी, तो दिस स्टेटमेंट इज इक्वली वैलिड कि मेरे को शर्ट की जेब से 500 रुपए पैंट की जेब पे देने हैं। तो अगर पैंट की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाते तो पैंट की जेब में एसेट में आता 500 रुपए इसको चाहिए और शर्ट के लिए लायबिलिटी आता। बट जब हम साथ में बना रहे हैं तो क्या हमको यह कहना शोभा देता है कि 500 रुपए अपने आप को ही देने हैं? आप समझ रहे हैं ना? बाहरी किसी को देने हो तब तक आपकी लायबिलिटी है, बाहरी किसी से लेने तब तक आपकी एसेट है। बट आप जब सीएफएस बनाने निकल पड़े तो काहे का एसेट काहे का लायबिलिटी अगर उसी की प्रति है तो दैट मींस जब हमने बात करी सीएफएस की, अब ध्यान से समझिए, लेमैन ने जो बनाया इसमें हमने उससे पूछा, हमने कहा भाई साहब ये जो 2 लाख रुपए हैं एसेट तुम्हारे, दिख रहे हैं ना आप, यहां देखते रहिएगा स्क्रीन की तरफ, ये जो 2 लाख रुपए एसेट हैं तुम्हारे, ये तुम्हें किससे लेना है भैया? तुम्हारा एसेट है, तुम्हें चाहिए, किससे चाहिए? बाहरी किसी चाहिए? कह रहे नहीं नहीं, ये 2 लाख रुपए हमें ना सब्सिडरी चाहिए जो इसमें जुड़ा है। यहां जुड़े हैं वो 2 लाख की नहीं। अब देखिए ये 2 लाख रुपए इसको लेने, इससे लेने। जब तक स्टैंड अलोन बन रही थी, दोनों की अलग अलग बन रही थी, तब तक तो बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही सीएफएस बन रही है तो आप एक तरफ यहां दिखा रहे हैं कि 2 लाख हमारा एसेट है और एक तरफ दिखा रहे हैं यहां 2 लाख हमारी लायबिलिटी है। कॉन्सेप्चुअली गलत हो गया ना? नहीं तो कोई भी इंसान अपनी बैलेंस शीट में चाहे जितने एसेट दिखा ले, 10 लाख के एसेट दिखा ले, इधर 10 लाख की लायबिलिटी दिखा ले, बैलेंस शीट तो मैच हो ही जाएगी। बात समझ में आई? तो सर क्या करें? कुछ नहीं करना भाई साहब, हमें क्या करना है, सही बैलेंस शीट के लिए हम क्या करें, हम इधर से 2 लाख हटा देंगे जीरो, और इधर से भी जीरो कर देंगे। नहीं नहीं, जीरो नहीं करेंगे, 2 लाख हटा देंगे, 5 लाख। सर अब एक बार चेक करें, चेक करते ये 5 लाख हो जाएगा, ये लाइबिलिटीज तो 1,25,000 ही रहेंगी, क्योंकि ये लाइबिलिटीज बाहरी के प्रति होंगी, तो ये तो जिंदा है ही। सिर्फ आपस की लाइबिलिटीज को हम खत्म कर रहे हैं, दैट इज 6,25,000 ये, और इधर आए तो ये 6,25,000 और इन्वेस्टमेंट जीरो। नई बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे ही नहीं, जब जीरो है तो क्यों दिखाएंगे, जीरो फिगर लिखेंगे नहीं, टोटल करें 6,25,000। सर क्या ये सीएफएस बन गई? हाँ बन गई। क्या सर ये सही है और ये गलत है? ये तो गलत है, लेकिन क्या आपको लगता है ये इतना आसान होगी? हाँ हाँ, बन गई सीएफएस, यही बनाना है। आओ आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं, आपको भरोसा नहीं है, आओ आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं। देखो भैया, ये रहा 5 लाख, ये रहा 5 लाख, ये रहा 1,25,000, ये रहा 1,25,000, टोटल हो गया 6,25,000। और इधर देखिए तो 6,25,000 ये मैच हो गई बैलेंस शीट है। हाँ, इतनी आसानी की आदत नहीं है देखो, लेकिन है बड़ा आसान सा, बहुत आसान है। अरे सर ये तो सही में बन गया। करना क्या है सर? कुछ नहीं किया बेटा, हम लोगों ने ज्यादा कुछ किया ही नहीं। हमने ना यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को हटा दिया और यहां से ये 2 लाख हटा दिए। ये 2 लाख ऊपर वाले नहीं लिखे और नीचे वाले 2 लाख नहीं लिखे। और क्यों नहीं लिखा, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। अब बताओ, इसको लेकर के लोग मार्केट में हल्ला करते हैं कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन है। बोलो
बच्चे कहते कंसोलिडेशन, बताओ कैसे होएगा? आप बताओ, ये नहीं कर पाओगे अगर ये क्वेश्चन आया। और ये सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि भी मैं आपको कहूंगा कि ये सॉल्यूशन गलत है, ये सही है, मैंने टाइप करके आपको दिया भाई, ये सही सॉल्यूशन है। अब बताओ इतना कर पाओगे एग्जाम में कि नहीं? इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो बस बीकॉम वाले बच्चे के ज्यादा दिमाग होता नहीं, वो पढ़ के नहीं जाता, तो वो ये कराता है। अब उसी में अगर थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो 2 लाख यहां से डाल दे, 2 लाख वहां से डाल दिए, बन गई सीएफएस। बीकॉम में भी हो जाएगा, बिल्कुल। अब बीकॉम में भी आप सही कराइए। अरे नंबर कैसे काट लेगा यार, सही करने पे कैसे नंबर काट लेगा? कह रहे बीकॉम में अगर सही कर देंगे तो नंबर तो नहीं काट लेगा। खैर वो बीकॉम समझे, छोड़ देते हैं बीकॉम को, हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं। तो यानी क्या किया सर, एक थोड़ा प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऊपर हेडिंग डाली है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2021। और ये सर डेट कहां से आ गई? ये डेट स्टैंड अलोन की दी होगी ऊपर, ये दी थी आपको, दिख रही है, स्टैंड अलोन 31 दिसंबर 2021 की थी। तो सीबीएस भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी 31 दिसंबर 2021 की बन गई, जिसमें फॉर्मेट हमने वही ऊपर से ही कॉपी कर लिया, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और एच लिमिटेड, और अमाउंट लिख लिया शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, केवल एच लिमिटेड के शेयर लिखे हैं 50,000 शेयर 10 रुपए के 5 लाख। लाइबिलिटीज दोनों की लिख दी, एच और एस की। तो इनर कॉलम में हमने लिखा 1,25,000, आउटर कॉलम में 1,25,000, टोटल कर दिया 6,25,000 का। सेम तरीके से एसेट्स में हमने दोनों के सन्ड्री एसेट्स लिखे, एच के और एस के, इनर कॉलम में दिखा दिया 4 लाख इसके हैं, 2,25,000 इसके हैं, और आउटर कॉलम में टोटल कर दिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमने यहां से हटा दी। इतनी बात आपको समझ में आई? मैं एक और क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं, फिर ये ऊपर का टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन 2। ये मॉडल क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बाद में समझेंगे, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। ध्यान से समझते जाइएगा, सब आ जाएगा आपको समझ में। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2021 प्रिपेयर करनी है सीबीएस। क्या बैलेंस शीट है देखें, शेयर कैपिटल है और इक्विटीज एंड लायबिलिटी में शेयर ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख इसके, 3 लाख इसके। ये ऊपर नाम भी लिख लीजिए आप, तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ये एच है लिमिटेड और ये है एस लिमिटेड, ठीक है। हमको एक बात बताओ, 5 लाख रुपए के शेयर हैं एच लिमिटेड के, 10 रुपए का एक शेयर है, ये नंबर ऑफ शेयर 50,000, और एस के बता दो 30,000। यानी अगर मैं बात करूं तो एस के जो है 30,000 शेयर रहे होंगे नंबर ऑफ शेयर, और हर एक शेयर की 10 की नॉमिनल वैल्यू, इसलिए 3 लाख रुपए आए हैं। अदर लाइबिलिटीज दी हैं, इसकी 1,40,000, इसकी 20,000, और एच लिमिटेड की लाइबिलिटी का टोटल हो रहा है 6,40,000, उसका 3,20,000। एसेट्स में आते हैं, एसेट्स में 4 लाख के एसेट्स हैं, उसके 3,20,000, और इन्वेस्टमेंट दी हुई है, जाहिर सी बात है कितनी दी है, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के शेयर्स खरीद रखे हैं, लेकिन कितने शेयर्स खरीद रखे हैं? 24,000 शेयर खरीद रखे हैं। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो एस लिमिटेड के जो टोटल शेयर थे वो थे 30,000 शेयर, जिसमें इसके पास केवल 24,000 शेयर हैं। यानी ये होली ओन सब्सिडरी कंपनी नहीं है, ये पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये है 2,40,000। और अगर हमें सीएफएस बनाना है तो फिर से एक काम करते हैं, लेमैन की तरह ही समझते हैं इसको भी, कि अगर हमें सीएफएस बनाना है और कुछ आता जाता नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों को जोड़ेंगे। आप सिर्फ जोड़ जोड़ के बताते रहना। तो 5 लाख ये और 3 लाख ये, यानी टोटल होना चाहिए 8 लाख। सेम तरीके से लाइबिलिटीज की अगर बात करें 1,40,000 20,000 यानी 1,60,000, और दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 9,60,000। इधर आते हैं तो 4 लाख और 3,20,000, सब देख रहे हो ना? हाँ, और ये है 2,40,000। तो टोटल हो गया, बैलेंस शीट तो टैली हो गई, बट ये गलत है, आप जानते हैं क्यों गलती है इसमें भी। अगर ऊपर वाले की तरह थोड़ा दिमाग लगाएं तो गलती ये है कि आपको ये 2,40,000 की इन्वेस्टमेंट जो यहां आप दिखा रहे हैं कि हमको 2,40,000 का एसेट है, ये इधर लाइबिलिटी में जुड़ा है। कहां जुड़ा है लाइबिलिटी में भाई? अगर एस लिमिटेड देखे तो एस लिमिटेड कह रहा है 3 लाख रुपए के शेयर्स हैं, जिसमें 2,40,000 रुपए के शेयर तो आपके पास है, 60,000 बाहर के। तो यहां से आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए मैंने एक बैलेंस शीट आपको टैलीड बैलेंस शीट दी है, जिसका 9,60,000 टोटल यहाँ है, 9,60,000 टोटल यहाँ है। अब उसको सही कर रहे हैं। सही करने का मतलब है कि हमें जो चाहिए वो भी टैलीड चाहिए। तो जितना हम एसेट साइड से हटाएंगे उतना ही तो लाइबिलिटी साइड से हटाएंगे। जैसे कोई वेइंग स्केल होता है, तराजू होता है, तो तराजू एक टैलीड तराजू दिया, 5 किलो का वजन इधर है, 5 किलो का वजन इधर है। आपने एक जगह से अगर 1 किलो का वजन हटाया तो दूसरी जगह से भी 1 ही किलो हटाओगे तभी बैलेंस होगा ना, कि दूसरी जगह से अगर 1.5 किलो हटा दोगे तो भी बैलेंस नहीं होगा, और आधा किलो हटाओगे तो भी बैलेंस नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो आप हमको बताइएगा कि सीएफएस में यहाँ 2,40,000 तो सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी, हमने ऊपर सीखा, यानी जीरो आएगी। तो सर यहां से लाइबिलिटी से कहां से हटाएं हम?
तो हम ये यानी 8 लाख में से 2,40,000 हटाएंगे, पूरे 3 लाख हटा दें, 2,40,000 हटाएंगे, 3 लाख हटा देंगे, सर कहां बैलेंस शीट टैली होगी? तो 2,40 एक बार हटा के बताइए जरा कितना? 5,60,000। सर एक बार अब टोटल जरा करके देखते हैं 5,60,000 ये आप बता रहे हो, 1,60,000 ये है, टोटल हो गया 7,20,000। और एसेट साइड देखते हैं, एसेट साइड में एक ही है 7,20,000 और जीरो तो 7,20,000। इतनी बात आपकी समझ में आई? अभी तनिक रुकिएगा, ये जो 5,60,000 है, ये 5 लाख क्यों नहीं है, 60,000 क्यों है, 5,60,000 क्यों है? हमने पूरे 3 लाख क्यों नहीं हटाया? हमको केवल इस सवाल का जवाब चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, सब्सिडरी के सारे शेयर होल्डिंग के पास नहीं थे। जैसे ऊपर वाले केस में तो ये जो इलस्ट्रेशन 1 था, इसमें तो सब्सिडरी के सारे शेयर होल्डिंग के पास थे। सर ये आपको कैसे पता चला था कि सब्सिडरी के सारे शेयर होल्डिंग के पास थे? क्योंकि 20,000 शेयर ये लिखा हुआ था, 20,000 शेयर इसने पूरे खरीद रखे थे, और सब्सिडरी के थे भी 20,000 शेयर, इंटू 10 किया होगा तो 2 लाख, तो सारे शेयर थे, इसलिए पूरा 2 लाख हटा। बट यहां सारे शेयर तो सब्सिडरी के होल्डिंग के पास नहीं है, इसलिए आपने बिल्कुल ठीक हटवाया कि सर पूरा नहीं, केवल 2,40,000 पाएंगे, बाकी आपको एसेट साइड से भी दिख ही गया था। तो 60,000 आप क्या कह रहे हैं, किसके पास शेयर है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास शेयर होते हैं, उसकी वैल्यू कितनी बता रहे हैं आप? 60,000। लॉ मेकर कहता है, मतलब कंपनी कहता है कि सर एक काम करना ना, उसको ना सर थोड़ा अलग से दिखा देना। हमने कहा मतलब भैया, कह रहा सर आपने 5,60,000 दिखाया है ना, तो इसको पढ़ के ये नहीं समझ में आएगा किसी को कि माइनॉरिटी के पास कितने हैं। तो हमने फिर क्या करें तुम बताओ? कह रहा आप एक काम करना सर, आप एक काम करना, 5,60 डायरेक्ट ना दिखा के अब 5 लाख दिखा देना ये। हमने कहा सर बाकी? कह रहा 60,000 दिखा देना यहीं पे, लेकिन किसके नाम से? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास जो अधिकार है, जो उनका हक है। इंटरेस्ट मतलब यहां ब्याज नहीं है, जो उनका हक है वो। तो हमने कहा ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, 5 लाख अलग दिखा देंगे, 60,000 अलग। क्या बैलेंस शीट आउट हो जाएगी? बैलेंस शीट टैली रहेगी। क्या सर सीएफएस बन गई है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर, चेक करा दीजिए। आओ चेक करते हैं, सीएफएस में चलते हैं। ऊपर वर्किंग नोट की बात है, तो बाएं हाथ का खेल है। पहले आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कठिन काम है पहले वो जीवन में सीख लेते हैं। देखो भैया, 5 लाख के शेयर हैं, 60,000 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। देखा आपको, लाइबिलिटीज में दोनों के लिए ली 160, टोटल हुआ 720 से, एसेट दोनों के लिए लिए 720, इन्वेस्टमेंट नहीं ली, बन गया सीएफएस। है बेटा, बोलो बोलो। अरे ये सब छोड़ दो, कितने मार्क्स का आता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या करेंगे, अभी पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना? छोड़ दो, हर समय जीवन में एग्जाम के लिए पढ़ना छोड़ दो, कभी ज्ञान भी बटोर लो। आमिर खान की 3 इडियट्स देखो, ज्ञान बटोरो यार, छोड़ो एग्जाम में। पता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, तो पेपर देख के पता चलेगा। तो एक बार पेपर हो जाए, फिर एक बार देख लें कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं? न्यू सिलेबस का तो होगा, है ना? तो छोड़ देते हैं एग्जाम को, छोड़ दो, हर समय एग्जाम के लिए मत पढ़ो, अभी तो केवल समझो ठंडे दिमाग से। इतना प्रेशर क्यों लेते हो जीवन में यार? आप साइंस वाले हैं? कौन साइंस वाला था? आमिर खान साइंस वाला था? अरे तो कॉन्सेप्ट उठाओ यार उसका, हम कब करे साइंस सीख लो, वो ज्ञान ले। गजब है भाई। तो कोई कॉमर्स वाली मूवी आप बताइएगा, हम उसका एग्जाम्पल दे देंगे आपको। चलो अच्छा, तो भाई ये समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? सिंपली कुछ नहीं किया है, वहां से इन्वेस्टमेंट हटाई 2,40,000, तो ऊपर से भी अगर हम 2,40,000 हटा रहे थे तो 5,60,000 बच रहा था। लेकिन उस 5,60,000 में आप ही ने कहा कि ये जो 60,000 है ये माइनॉरिटी वालों को बिलोंग करते, तो उसको एक अलग अलग से हेडिंग में दिखा दिया गया, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट करके उसको 60,000 अलग दिखा दिया गया, और शेयर कैपिटल तो आपकी 5 लाख थी। अच्छा, वापिस चलते हैं जरा इलस्ट्रेशन 1 में। इलस्ट्रेशन 1 में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि होल्डिंग के पास सब्सिडरी के कितने परसेंट शेयर्स हैं? 100% शेयर्स। कैसे बताया आपने, ये भी बता दो। पूरे शेयर्स हैं, अगर निकालना पड़े तो क्या डिवाइड बाई क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है, आप बता रहे हो 100% है, ये भी ठीक है कि पूरे हैं तो 100 है, बट अगर मैं कहूं तो क्या डिवाइड बाई क्या किया है आपने? 100% कैसे? 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख? नहीं नहीं नहीं,
कभी भी जब परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग निकालनी होती है तो नंबर ऑफ शेयर्स उठाते हैं, रुपीस नहीं उठाते। ध्यान से सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। जब भी कभी आपको यह निकालना हो कि आपके पास कितने परसेंट शेयर्स हैं, तो रुपीस के झमेले में ना पड़ना कभी जीवन में, नंबर ऑफ शेयर से निकालना। किससे निकालना? रुपीस से। गलत हो जाएगा, कभी सही हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर से कभी गलती नहीं होती। तो नंबर ऑफ शेयर से कैसे निकालना? सर हमारे पास है, होल्डिंग के पास है सब्सिडरी के 20,000 शेयर्स, और सब्सिडरी के टोटल कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर। तो होल्डिंग के पास जो शेयर्स हैं सब्सिडरी के, वो ऊपर आएगा 20,000 शेयर, डिवाइड बाई जो टोटल सब्सिडरी के शेयर हैं 20,000 शेयर, और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 ऊपर और करेंगे, तो 20,000 शेयर्स अपॉन 20,000 शेयर, और मल्टीप्लाई ऊपर 100, तो 100% शेयर। सेम तरीके से इधर आते हैं इलस्ट्रेशन 2 में। 100% शेयर तो हमारे पास नहीं है। 100% शेयर्स हैं क्या हमारे पास? नहीं। कितने परसेंट आप बता पाएंगे? 80%। कैसे आएगा 80%? 24,000 शेयर्स डिवाइड बाई 30,000 शेयर्स इंटू 100%, इंटू 100 मतलब आ गया 24,000 शेयर जो होल्डिंग के पास है सब्सिडरी के, वो 24,000 शेयर, दैट इज इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन सब्सिडरी कंपनी 24,000 शेयर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, दैट इज कितना है 30,000, 24,000 डिवाइड बाई 30,000, और परसेंटेज में चाहिए इसलिए इंटू 100, यानी 80% शेयर। अगर 80% शेयर होल्डिंग के पास है तो माइनॉरिटी के पास कितने परसेंट होंगे? 20%। आपके एग्जाम में आपका जो सबसे पहला काम होगा जब भी कंसोलिडेशन का होगा, तो सबसे पहला काम होगा कि हम एक सुंदर सा एक वर्किंग नोट बना दें जिसमें हम ये दिखा देंगे कि कितने परसेंट शेयर होल्डिंग के पास हैं और कितने परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास हैं, और इसी चीज को बस लिख देंगे। कैसे करेंगे देखना, यही देखना, ध्यान से समझना। हमारा सुंदर सा काम क्या होगा, हम सबसे पहला एक जो वर्किंग नोट बनाया है ये बना लेंगे एग्जाम में, क्या? शेयर्स परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी होल्ड बाई, मतलब समझ में आ रही, लाइन समझ में आ रही ना? कितने परसेंट शेयर सब्सिडरी के होल्डिंग के पास है। सर ये फॉर्मूला क्या लिखा है, आप पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी हेल्ड बाई होल्डिंग, सब्सिडरी के शेयर जितने होल्डिंग के पास है, डिवाइड बाई किससे किया है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। तो 24,000 शेयर जो हैं होल्डिंग के पास है सब्सिडरी के, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो सब्सिडरी के 30,000, तो 80% आपने बताया, बस इसी को शो करना है। अब दूसरा वर्किंग नोट भी आपको समझ में आ जाएगा, जब 80% शेयर होल्डिंग के पास है तो माइनॉरिटी के पास कितने होंगे? 20% शेयर्स होंगे। कितने परसेंट शेयर्स होंगे? तो क्या किया हमने? शेयर्स परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी होल्ड बाई माइनॉरिटी शेयर होल्डर 100 माइनस 80 यानी 20%। समझ में आ गया ना यार? तो ऐसे निकाल लो 20%, या फिर आप ऐसे कर सकते थे, अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा तो आप ऐसे कर सकते थे कि 24,000 शेयर हमारे पास हैं, तो यानी 6,000 नंबर ऑफ शेयर, 60,000 नहीं, 6,000 नंबर ऑफ शेयर, 6,000 शेयर बाहरी लोगों के पास होंगे अपॉन टोटल शेयर है 30,000, इंटू 100 करते तो भी 20% आता। बट ये करने की जरूरत ही नहीं, जब आपने ऊपर 80 निकाल लिया तो माइनॉरिटी 20 ही बचेगा, दुनिया में टोटल 100% ही होता है। इतनी बात समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत? यानी जब भी एग्जाम में आए तो आप ये दो काम तो करेंगे। तो सर पहले हम सीबीएस बनाएं, पहले हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएं, बाद में वर्किंग नोट दिखाएं, कि पहले वर्किंग नोट दिखाएं? कुछ भी कर सकते हैं, तो हम पहले वर्किंग नोट दिखा देंगे, बाद में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो सर नंबर तो नहीं काट लेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा, आपको नंबर देगा वो, ठीक है ना? नंबर तब काटेगा जब आप घर में वहां पे एग्जाम में 3 घंटे सोच रहे होंगे कि क्या कर ले, तो करके कुछ नहीं आए तो नंबर क्या काटे, वो क्या दे, कुछ नहीं करेगा वो आपके साथ। तो इसलिए कोई ऐसी टेंशन नहीं है। मैं वो सवाल आपको बताता जा रहा हूँ जो पास्ट से बच्चे पूछते रहते हैं हमसे, तो एक्सपीरियंस से समझ में आ गया कि अब ये भी हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि वर्किंग नोट तो हमने सीखा है जीवन में बाद में बनाना चाहिए। ऐसा कोई लॉ नहीं है कहीं पे, ऐसा कहीं कुछ लॉ नहीं है कि वर्किंग नोट हमेशा बाद में होना चाहिए, कुछ नहीं। काम होना चाहिए सफाई से, सामने वाले को समझ में आए। चेक करने वाला इंसान है वो आपको सफाई से होगा, सारी चीजें होगी, क्यों नंबर काटेगा? वो आपका दुश्मन नहीं है, ना ही आपका दोस्त है, जबरदस्ती के नंबर देगा नहीं, जबरदस्ती के नंबर काटेगा नहीं, ठीक है? ऐसे आपको समझ के चलना है, ठीक है? सर ये तो हो गया। अच्छा सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आ गया 60,000, ठीक है, सब कुछ आ गया। एक आधी बात आपसे और कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे ही एक्स्ट्रा अपने मन से। जैसे मान लो कल को अगर ये सब्सिडरी कंपनी बंद हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, लिक्विडेशन में चली जाती है, तो होगा क्या? जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो क्या होता है? उसके सारे एसेट्स बेचे जाते हैं और लायबिलिटीज चुकाई जाती हैं। मान लेते हैं गई नहीं है, लेकिन अब सोच रहे हैं
अगर मान लो एस लिमिटेड कल को लिक्विडेशन में चली गई फॉर एग्जांपल, तो उसके एसेट्स बेचे जाएंगे, और उसके एसेट्स हैं कितने रुपए के बैलेंस शीट में, कितने के हैं, 3,20,000। मान लो इतने के ही बिक जाएंगे, मान लो 3,20,000 के ही बिक जाएंगे। बिक तो एक्चुअल में ज्यादा के भी सकते हैं, कम के भी, लेकिन अभी हमको कोई फिक्र नहीं, ना कोई क्वेश्चन में था, तो मान लेते हैं इतने के ही बिक जाएंगे। अगर इतने के एसेट बिक जाएंगे 3,20,000, तो हमको इतना बता दो, ये पूरे 3,20,000 इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएंगे, यस और नो? एस लिमिटेड की बैलेंस शीट इतना देखना, ये देख के बताना, एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में एसेट बिके 3,20,000 मिला, और मान लो केवल यही जो है जितना पोर्शन लिखा है केवल इतना ही पोर्शन है, तो ये पूरे 3,20,000 इक्विटी शेयर होल्डर ले जाएंगे? नहीं, कौन लेके जाएगा? पहले उसमें आप अदर लायबिलिटी चुकाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर तो लास्ट क्लेमेंट होते हैं, तो अदर लायबिलिटी आपने चुका दी, कितनी चुकाई, 20,000 की आपने अदर लायबिलिटी चुका दी, अब कितने बचे, 3,00,000। ये 3,00,000 पूरे इक्विटी शेयर होल्डर ले जाएंगे? हाँ, आंसर इज यस, इक्विटी। दूसरा क्वेश्चन, ये 3,00,000 पूरा होल्डिंग कंपनी ले जाएगी? नहीं, क्यों, होल्डिंग क्यों नहीं ले जाएगी पूरी? 100% तो शेयर आपके पास है नहीं, आपके पास तो 80, तो यानी बचा हुआ 20% कौन लेके जाएगा, माइनॉरिटी। यानी 3,00,000 में 3,00,000 रुपए जो बचे उसका 20% कितना होता है, ये लेके जाएंगे माइनॉरिटी वाले। 3,00,000 का 20% यानी 60,000। और हमारे इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी आया कितना था, हम लोग ने निकाला था ना, कुछ बैलेंसिंग फिगर कुछ किया था, कितना आया था ये, नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया था, 60,000। तो ये 60,000 आया कैसा, इसकी भी वर्किंग नोट एग्जाम में बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा इसका वर्किंग नोट समझते हैं फिर से। ये 60,000 सर हम बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेंगे, नहीं बेटा नहीं, वो तो आपको समझाया। तो निकलता कैसे है सर, निकलने के दो तरीके, जिसमें जो मैंने आपको पहला समझाया ये आपका हर क्वेश्चन में 99% जगह पे फिट हो जाएगा। तो क्या समझाया सर आपने, फिर से एक बार समझाइए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट निकाल लिए हैं। सर क्या निकाल लिए, नेट एसेट। सर मतलब नेट एसेट, नेट एसेट मतलब एसेट माइनस आउटसाइड जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं। तो एसेट थे सब्सिडरी कंपनी के 3,20,000 माइनस लायबिलिटीज थी आउटसाइड 20,000, तो नेट एसेट आए 3,00,000 की। फिर मैंने सोचा माइनॉरिटी वालों का कि पूरे 3,00,000 पे हक है, क्या पूरा 3,00,000 माइनॉरिटी वालों का हिस्सा है, आंसर इज नो, उनका हिस्सा केवल 20% है। फिर मैंने 3,00,000 का 20% किया, 60,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। हम केवल इस बात का एक वर्किंग नोट बना देंगे वहां पे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने ऐसे निकाला है, नेट एसेट निकाले जिसका 3,00,000 आए नेट एसेट, 3,20,000 माइनस 20,000, और उसका हम कर देंगे जाकर के फिर 20%, 60,000। कैसे करेंगे मैं शो कराता हूं आपको, देखो मेरे पास सब है, देखना ध्यान से समझना। इधर देखो, हमने एक वर्किंग नोट बनाया सुंदर सा, वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसमें हमने कितना लिखा, 20% ऑफ नेट एसेट। किसके नेट एसेट के 20% आप मालिक हैं, सब्सिडरी के। होल्डिंग के नेट एसेट के 20% मालिक ये लोग नहीं है, क्यों, सब्सिडरी के 20% शेयर है ना बस, हमारे थोड़ा है। तो 20% शेयर सब्सिडरी के जो है उसके मालिक है, यानी नेट एसेट जो भी सब्सिडरी के होंगे उसका 20% हिस्सा आपका है। सर फिर क्या किया, फिर हमने नेट एसेट निकाले। नेट एसेट ब्रैकेट में सर आपने कैसे निकाले, 3,20,000 के एसेट माइनस 20,000 की लायबिलिटी, तो कितना बचा, 3,00,000। 3,00,000 का 20% यानी कितना हो गया, 60,000। इतनी बात समझ गए। अगर आप समझिए एग्जाम में ये जितने वर्किंग नोट है, अभी तक 3 वर्किंग नोट आपने सीखे, ये हर वर्किंग नोट का नंबर होता है। सीबीएस अगर ना भी बन पाए किसी बच्चे से, लेकिन ये सीबीएस ना भी बन पाए, लेकिन आप सोचिए आप एग्जाम में क्या है, जैसा क्वेश्चन आ जाए हमेशा ये तो निकाल ही लोगे कि कितने परसेंट शेयर होल्डिंग के पास है, और ये भी निकाल लोगे कितने परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास है, और ये भी निकाल लोगे आप। अगर आप नेट एसेट का जो मैंने तरीका बताया इसको पकड़ोगे तो चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन बना दिया जाए, माइनॉरिटी निकल बड़ा आसानी तरीके से जाता है। माइनॉरिटी निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, दूसरा तरीका ज्यादा लोग पढ़ाते हैं। बट यकीन मानिए मैंने अपने हाथ से बहुत क्वेश्चंस लगाए, बहुत क्वेश्चंस लगाए, और उन सब में मैंने ये फिट करके देखा, अलग अलग तरीके के भांति भांति के जो भी मैंने चेन होल्डिंग बताई और ये सब लगाए हुए अपने जमाने पे, और मैंने तरीका फिट करके देखा, हर क्वेश्चन में ये फिट हुआ है। हर क्वेश्चन में एक बार में माइनॉरिटी आया और सही आया। तो मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूं जिसमें आपका माइनॉरिटी बिल्कुल ठीक है। मतलब फिर से चलते ऊपर, हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया सर, हमने तो 3,20,000 का ये लिया और उसमें 20,000 की लायबिलिटी माइनस कर दी, 3,00,000 के नेट से उसका 20% निकाला, 60,000। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर इतना काहे आपने ज्यादा कुछ किया, आप डायरेक्टली एक काम करते, ये 3,00,000 उठा लेते। भाई जब आपने 3,20,000 में 20,000 माइनस किया तो कितना आया,
यही 3 लाख उठा लेते और इसका 20% निकाल लेते। मतलब नेट एसेट निकालने के दो तरीके होते हैं। नेट एसेट निकालने के दो तरीके, एक तरीका कि एसेट माइनस लायबिलिटी कर दीजिए आउटसाइड, दूसरा तरीका कि आप क्या करिए, आप लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल पकड़ लीजिए, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दिया होता तो वो भी इक्विटी मालिक होते हैं उसके भी, वो पकड़ लीजिए, फिक्टिशियस एसेट होते तो वो माइनस कर दीजिए तो भी आ जाता। दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इससे पकड़िए। क्यों सर, ये तो लेंदी लग रहा है, वो आसान लग रहा है। जो आसान लग रहा है वो आसान है नहीं, आसान ये है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। हर क्वेश्चन में फिट हो जाएगा आपका, चाहे कैसा भी क्वेश्चन बन जाए। नहीं तो फिर वो वाले तरीका बड़ा हेक्टिक हो जाता है जाके माइनॉरिटी के लिए, तो बच्चा एग्जाम में बाकी तो छोड़ो माइनॉरिटी तक नहीं निकाल पाता। लेकिन आप अगर ये तरीका करेंगे नेट एसेट, तो माइनॉरिटी में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे आप देखिए तो माइनॉरिटी आपको लिखा, उसके बाद मैंने लिखा कि माइनॉरिटी के लिए यानी हमने जो नेट एसेट निकाले इसके दो तरीके हो सकते हैं नेट एसेट निकालने के। जो नेट एसेट निकाले, नेट एसेट निकले थे 3 लाख के। एक तरीका जो हमने ऊपर किया जिसमें हमने लिखा एसेट लीजिए माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, लेकिन जब एसेट लीजिएगा तो कौन सा ना लीजिएगा, फिक्टिशियस एसेट समझते हैं ना अब तो आप। हाँ, जो ऐसे खर्चे जो भी राइट ऑफ नहीं करें, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटन ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन नॉट येट रिटन ऑफ, कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, कोई भी इस तरीके का खर्चा है आपका, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जो राइट ऑफ नहीं किया और बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ रहा है, तो वो एसेट होता नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं लेना है। तो बाकी एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या फिर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस है। अब सुनिए, एग्जाम में आप ये तरीका लगाइए, सब जगह फिट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है एक पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में वो क्या करे, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बना दे जिसमें वो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट दे ही नहीं। क्वेश्चन सुन लीजिए क्या बना सकता है। वो ये कह दे कि एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग के पास सब्सिडरी के लेट से मान लीजिए ये 80% शेयर्स है, और सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है इतने रुपए की, बैलेंस शीट नहीं थी, शेयर कैपिटल इतने रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस इतने रुपए के, और क्या माइनॉरिटी निकालो। अब अगर पूरी बैलेंस शीट सब्सिडरी की दी होती, एसेट दिए होते, तो हम एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करते, हमारे नेट एसेट आ जाते और उसका 20% कर लेते, माइनॉरिटी आ जाता। लेकिन उसने हमको पूरी बैलेंस शीट ना देके क्या किया, केवल शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस दे दिया। तो हम क्या करेंगे, हम शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस जोड़ देंगे। अगर फिक्टिशियस एसेट भी देता है अगर अलग से तो माइनस कर देंगे, तो भी नेट एसेट आ जाएंगे, तब हम उसका 20%। इसलिए मैंने ये भी लिखा है। मैं तो एक ही लिखता, लेकिन मेरे दिमाग में है कि अगर मान लो कोई 1.5 एग्जामिनर निकला और उसने पूरी बैलेंस शीट दी नहीं, उसका एक्सट्रैक्ट दे दिया उठा के और कह दिया नेट एसेट निकालो, खासतौर पे ओल्ड सिलेबस वाले जो एमसीक्यू पेपर है उसमें कह दिया उसने माइनॉरिटी केवल निकाल के बता दो, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया और केवल इतना पोर्शन दे दिया, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो जाएं। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस है। बाकी जितने फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस होंगे और जहां पे पूरी बैलेंस शीट है, वहां पे हमारी कोशिश पहला वाला ही फॉर्मूला लगाने की होगी, ना कि दूसरा वाला। इतनी बात आपके दिमाग में चली गई। जब इतने वर्किंग नोट बन गए, आप देखिए 3 वर्किंग नोट अपने ने बनाए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कुछ नहीं, सीबीएस बनाई, वैसे ही बनाई जैसे ऊपर क्वेश्चन है उसी का फॉर्मेट में। क्या किया हम लोगों ने, अगर और डिटेल में स्टडी करें तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हेडिंग, जिसमें शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, और ये क्या लिखा है हमने, एच लिमिटेड ओनली। ये केवल एच के शेयर है, एस के शेयर तो वैसे भी नहीं आते, वो माइनॉरिटी के फॉर्म में आ जाते हैं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 60,000, अदर लायबिलिटीज दोनों के दिखा दी, एसेट्स दोनों के दिखा दिए, और उसके बाद हमने टोटल कर दिया, लायबिलिटीज का टोटल एसेट्स का टोटल मैच हो गया। वापिस आओ इलस्ट्रेशन 1 में। अब ये मॉडल क्या लिखा है मैंने, ये मॉडल एग्जाम में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पहली चीज, एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाएगा, ये सब नहीं लिखा मिलेगा, ये तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। तो ये है क्या सर मॉडल, ये क्या है, ये पढ़ो, ये समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, होली ओन सब्सिडरी, वो तो समझ में आ गया आपको। एग्जाम में कैसे पढ़ के समझाएगा, वो लिख के नहीं देगा, तो नंबर ऑफ शेयर आप देख लोगे, पूरे शेयर उसके पास, यानी होली ओन सब्सिडरी, यानी हम ये कह सकते हैं अगर होली ओन सब्सिडरी है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट सही नहीं, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग आई नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। और सर फिर ये क्या लिखा है सर, ये क्या चीज लिखी, कैंसिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब माइनॉरिटी नहीं है, जब माइनॉरिटी नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने सिंपली अपनी इधर से इन्वेस्टमेंट कैंसिल करी, ये काटी थी आपने, दिख रही है आपको ना, सीएफएस के लिए ये जो लेमैन वाली बनाई थी, ये इधर से इन्वेस्टमेंट हटाई है और इधर क्या हटाया है,
तो आपने इन्वेस्टमेंट हटाई तो दी, इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट कैंसिल करी है, इन्वेस्टमेंट रिप्लेस कर दी, हटा दी, यहां से इन्वेस्टमेंट हटा दी, वहां से वो हटा दिया, ठीक है। तो बाकी मॉडल का नाम नहीं भी समझे तो चलेगा, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन दिया होगा। ओके सर, सेकंड वाले में मॉडल क्या है, सेकंड वाले में मॉडल क्या लिखा हुआ है कि यहाँ माइनॉरिटी भी है, बट यहाँ पे भी एग्जाम में तो फ्रॉम से शुरू हो जाएगा। और माइनॉरिटी होता क्या है सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की ये दो लाइन, माइनॉरिटी क्या होता है, पहले तो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग अभी आपने पढ़ ली, वो शेयर जो होल्डिंग के पास नहीं है, सब्सिडरी के वो शेयर जो होल्डिंग पास नहीं, यानी किसी बाहरी लोगों के पास हैं, तो वो है हमारे लिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर, और उनका जितना हिस्सा है सब्सिडरी कंपनी में उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि जब आप सीएफएस बनाइए सर, तो उनका हिस्सा आप मर्ज करके ना दिखाइए, नॉन करंट लायबिलिटीज में अलग से माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से दिखा दीजिए, तो हम अलग से दिखा देंगे, हमें क्या टेंशन है, पढ़ के देखते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट का वो हिस्सा विच आर नॉट ओन्ड बाय होल्डिंग, जो होल्डिंग के पास नहीं है, तो किसके पास है, अदर लोगों के पास है, बाहरी लोगों के पास है, वो है हमारे लिए माइनॉरिटी। यहां तक कोई डाउट है किसी का तो पूछिए, नहीं डाउट हो तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सुन के बताना। कोई डाउट किसी का, ये इलस्ट्रेशन 1 या 2 आ जाएगा तो आप कर लोगे, घर पे आज जाके बस 5 बार लिखित प्रैक्टिस कर लेना, 5 बार, बहुत ज्यादा हमने नहीं बोला आपसे, 5 बार आप करोगे, पहली बार में आपको थोड़ा सा देख देख के हो सकता है करना पड़े, फॉर्मेट होता क्या ना, जब सीख तो लिया, लेकिन जब उसको पेन डाउन करते हैं ना, तो कई बार इंसान अटकने लगता है कि यार कौन से कॉलम्स बनाने, क्या बनाने, तो पहली बार में हो सकता है आपको सॉल्यूशन के थोड़ा रेफर लेना पड़े, रेफरेंस करना पड़े, दूसरी बार आप थोड़ा सा और अच्छे से, तीसरी बार थोड़ा तेजी से, चौथी बार और तेजी से, पांचवी बार आप गाने सुनते हुए भी कर सकते हैं। जब इतनी हैबिट हो जाती है ना, जब एग्जाम में इंसान बैठता है ना, तो कूल माइंडसेट से बैठता है, जितने कूल आप रहेंगे एग्जाम में उतना बढ़िया होगा, और एक तरफ एग्जाम की टेंशन लेते रहेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। जैसे MS धोनी साहब है ना, धोनी, उनकी कैप्टन वो जब कैप्टन थे, तो आपने देखा वो बड़े कूल रह करके कैप्टनसी करते थे, है ना, और भी बहुत सारे अब आए हैं, तो अब तो पहले देखते थे हम बहुत क्रिकेट, तो वो एक कूल कैप्टन में से माने जाते हैं, यानी ज्यादा टेंशन नहीं लेते। जब आप ज्यादा टेंशन लेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो प्रैक्टिस अच्छी करो, होमवर्क अच्छा होना चाहिए, फिर एग्जाम में तो जो आएगा वो सबके लिए आएगा यार, देखा जाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एग्जाम में टेंशन वही बच्चा लेनी चाहिए जिसको, जिसकी प्रैक्टिस में कमी, आपके प्रैक्टिस में दम है तो बाकी छोड़ देते हैं यार, अच्छा होगा तो अच्छा होगा, खराब होगा तो कोई बात नहीं, अगले 6 महीने बाद चले जाएंगे, हम अपनी तरफ से तो मेहनत करके जा रहे हैं ना, दिक्कत कहां है, हम अपनी तरफ से अगर मेहनत नहीं करके जा रहे हैं तो फिर तो आप टेंशन लीजिए, लेकिन अगर आपको अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, घर पे बढ़िया काम कर रहे हैं, तो क्या ही की टेंशन, फिर तो जो होगा भगवान के ऊपर छोड़ दो यार, अच्छा होगा तो ठीक है, बुरा होगा तो ठीक है यार, हमने अपना कर्म सही कर लिया, गीता में यही लिखा हम अपना कर्म कर सकते हैं, तो हम और आप अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी अगले पल क्या होगा ना आपको जानकारी ना हमको जानकारी है, वो बैठा है ऊपर उसको जानकारी, वो चलाने दो उसी को दुनिया, अपने कौन सी दुनिया चलानी है, ठीक है। चलो अब मेरी कहानी को ध्यान से सुनना, ये तो ऐसे ही था, सुनो भाई साहब, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के थोड़े बहुत तो शेयर खरीदती नहीं है, बहुत सारे शेयर खरीदती है। अच्छा, जब भी वो बहुत सारे शेयर खरीदती है तो क्या आपको लगता होगा ऐसे ही गई और शेयर खरीद लाई, कि पहले बहुत सारे कैलकुलेशंस दिमाग में सारी चीजें करती होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल कि बेटा ये मेरा कैलकुलेटर मैं बेच रहा हूं 5,000 रुपए में, खरीद लो, 5,000 रुपीज ओनली, आप खरीदोगे? नहीं, पैसे नहीं है इसलिए, पैसे हैं आपके पास फिर क्यों नहीं खरीद रहा हूं, वैल्यू नहीं है तो तुरंत आपका दिमाग चला, यानी एक छोटे से कैलकुलेटर में आपका दिमाग चल गया कि यार 5,000 तो बहुत ज्यादा भैया, वैल्यू नहीं है। और आप समझिए होल्डिंग कंपनी एक मेजॉरिटी शेयर्स खरीद रही है सब्सिडरी के, तो क्या कोई वैल्यूएशन करती होगी कि नहीं करती होगी, बिल्कुल करती होगी, कि उसकी वैल्यू है कितनी, उसकी वर्थ कितनी है, और हमें वो शेयर मिल कितने में रहा है। अगर मान लीजिए उसकी वर्थ है, जितने शेयर हम खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसकी वर्थ है सब्सिडरी के जो हम शेयर खरीद रहे हैं उसकी वर्थ है 5 लाख और हमें मिल रहा है 5 लाख में, ठीक है, दैट इज ओके, हमें लगता है तो हम खरीद लेंगे। खरीदने से पहले करती होगी खरीदने के बाद? पहले जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो सब पहले होती, बाद में तो फिर क्या सोचना, पहले, है ना। अच्छा दूसरी चीज, मान लो हमको लगता है, हमने अपनी तरीके से कैलकुलेशन किया कि हमें लगता है कि जो हम खरीद रहे हैं उसकी वर्थ है 5 लाख, मिल रहे हैं वो चीज 4 लाख में, खरीदे ना खरीदे? खरीद लें, क्यों खरीद लें, फायदा है, कब में मिल रहा है, कितना फायदा है, 1 लाख रुपए का फायदा है, बिल्कुल खरीद लेना चाहिए। अच्छा ये फायदा रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है? कैपिटल नेचर, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। इसका अपोजिट केस, हम जो चीज खरीदने वाले हैं उसकी वर्थ है 5 लाख लेकिन मिल रही है वो चीज 5.5 लाख में, तो या तो हम खरीदेंगे
या तो हम नहीं खरीदेंगे। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो बात ही खत्म, कंसोलिडेशन का कोई मतलब ही नहीं। और अगर हमने तब भी खरीद लिया तो लॉस है। बट ये लॉस नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि आपने तो देख सोच के खरीदा। आपने जब ये भी देख लिया कि 5.5 लाख में मिल रहा है, 5 लाख कीजिए, और उसके बाद भी आपने हामी भरी, तो ये लॉस कैसे हो सकता है? आपने कुछ और देखा होगा, आपने देखा होगा कि यार इसके खरीद लेंगे तो हमारी मार्केट में गुडविल बढ़ जाएगी। यानी वो 50,000 को हम कैपिटल लॉस ना बोल के गुडविल बोलते हैं। तो एक लॉजिक ये कभी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा कि क्यों प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व बोलते हैं और लॉस को गुडविल क्यों बोलने लगते हैं फिर एकदम से। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, लॉस पे कोई इंसान कोई चीज नहीं खरीदेगा, और अगर खरीद रहा होगा तो वो जाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ और देख रहा होगा। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग खरीदनी है, सामने वाली बिल्डिंग बिक रही है 5 करोड़ की, आप झट से 5 करोड़ की नहीं खरीदोगे, आप पहले देखोगे यार आसपास के एरिया में कितना रेट चल रहा है। अब आपको पता चला यहाँ रेट चल रहा है 2 करोड़ की, तो 5 करोड़ मांग रहा है, कौन खरीदेगा? बात समझ में आई? लेकिन मान लो किसी की अगर उसके साथ भावनाएं जुड़ी हैं, उस बिल्डिंग में मान लो कोई बहुत साल पहले रहा करता था, फिर वो खराब हो, उसका बर्बाद हो गया, उसके पिताजी को बिल्डिंग बेचनी पड़ गई थी, तो किसी ने खरीद ली, आज वो फिर से अमीर बन गया है, वो बिल्डिंग 5 करोड़ बिक रही है, लेकिन वर्थ है 2 करोड़। हो सकता है वो खरीद ले, ठीक है 5 करोड़ में खरीद लेंगे, हमारी इसके साथ यादें जुड़ी। तो वो अगर खरीद रहा है, सोच समझ के खरीद रहा है, तो उसको हम कैपिटल लॉस नहीं बोलते, उसको गुडविल बोलते। सेम तरीके से होल्डिंग कंपनी जब भी सब्सिडरी कंपनी के शेयर खरीदती है तो वो ये कैलकुलेशन करती है कि साहब हम जो सब्सिडरी कंपनी की चीज खरीदने जा रहे हैं ये कितनी वर्थ रखती है और हम कितने की खरीद रहे हैं। जो वर्थ रखती है वो हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जितनी वर्थ है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू, और जितने का हम खरीद रहे हैं वो है हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर से सुने, जितने का होल्डिंग कंपनी खरीद रही, जितने पैसे देने पड़े वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जितनी वर्थ की चीज खरीद के ला रही है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर ये दोनों सेम है तो गुडविल भी नहीं होगी, कैपिटल रिजर्व भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो या तो गुडविल होगी या कैपिटल रिजर्व होगा। आप बताएंगे, मैं पूछूंगा आपसे कि गुडविल की कैपिटल रिजर्व, आप बताइएगा। जब इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम है तो क्या होगा? चला लिया दिमाग में, कैपिटल रिजर्व होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा, वर्थ ज्यादा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम, सस्ते मिला, कैपिटल रिजर्व। जब इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है तो गुडविल। क्लियर? जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व। पक्का? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अब आप ठीक है, आप तैयार है? सर एक बात बताइए, जब भी हम कंसोलिडेशन करेंगे, हाँ बेटा, तो क्या हम ये चेक करेंगे कि होल्डिंग कंपनी ने वो शेयर सस्ते खरीदे कि महंगे खरीदे? बिल्कुल चेक करेंगे, हमारी ड्यूटी है। हमें चेक करना पड़ेगा कि गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है कि कुछ नहीं है। तो सर हमने इलस्ट्रेशन 1 में और इलस्ट्रेशन 2 में चेक नहीं किया। हाँ चेक नहीं किया, अभी करेंगे। तो सर पहले क्यों नहीं किया? हमने आपको क्वेश्चन ही वो बना के दिए जिसमें ना गुडविल थी ना कैपिटल रिजर्व था। जब सिखाया जाता है तो ऐसे सिखाया जाता है कि थोड़ा थोड़ा करके डोजेस दी जाती हैं, है ना। किसी को भी अगर एनेस्थीसिया भी दिया जाता है तो पहले थोड़ा दिया जाता है, क्या रिएक्ट कर रहा है, पूरा नहीं एकदम से कि बेहोश हो गया फिर उठा ही नहीं, कोमा में चला गया। सर लेकिन हम चेक करेंगे, एक बार चेक कराइए कैसे। इलस्ट्रेशन 1 में आप कह सकते हैं गुडविल भी नहीं थी, कैपिटल रिजर्व भी नहीं था। वापस चलते हैं इलस्ट्रेशन 1 में। इलस्ट्रेशन 1 में आते हैं वापस। इलस्ट्रेशन 1 ये रहा। इलस्ट्रेशन 1 में अब जो मैं आपको दिखाऊं केवल उतनी चीजें देखिएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ दोनों बराबर है, तो ना गुडविल है कैपिटल रिजर्व है। जो इलस्ट्रेशन 1 में ना गुडविल थी, हमने कहीं बैलेंस शीट में लिखी है गुडविल कैपिटल रिजर्व? होती तो लिखते एसेट साइड में गुडविल लिखते, और कैपिटल रिजर्व होता तो लायबिलिटी साइड में आता सीएफएस में, लेकिन था नहीं। कैसे नहीं था वो चेक कराने के लिए मैं आपको इलस्ट्रेशन 1 में लेके आया हूं। जरा देखते हैं कैसे चेक कराने वाला हूं मैं। देखिएगा इलस्ट्रेशन 1 में आपको हमेशा एग्जाम में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंट्रिंसिक वैल्यू में एक चीज गिवन होगी और एक चीज निकालनी होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंट्रिंसिक वैल्यू में एक चीज हमेशा दी होती है। आप बता सकते हैं कौन सी चीज ऐसी होगी जो हमेशा दी होती है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा आपको गिवन होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकाल के कंपेयर करते हैं। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिवन होगी, बिल्कुल। बैलेंस शीट दी होगी, सर कहां दिखेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर कितने के खरीदे, वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो दी है, कितनी दी है यहां पे? 2 लाख। ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये दी होगी हमेशा।
इंट्रिंसिक वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। सर इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो भैया आपने कितने परसेंट शेयर्स खरीदे हैं, होल्डिंग ने सब्सिडरी के कितने परसेंट शेयर्स खरीदे हैं, अभी निकाल 100%। ठीक है, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल कितनी है? 2 लाख। इसके 100% आप मालिक बनने वाले हैं, यानी 2 लाख तो ये हो गया। कोई और रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह सब्सिडरी का दिया नहीं, अगर होता तो उसका भी 100% क्या मालिक, केवल एक ही चीज है। तो ये 2 लाख हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। 2 लाख है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी ना गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व। सर फिर से समझो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है। अरे परेशान ना हो, अभी तो आगे क्वेश्चन आएगा, पूरा फॉर्मेट मेरे पास है, अभी पूरा करेंगे, अभी तो रफली समझ रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जितने शेयर आप उसके खरीद रहे हो, उसकी शेयर कैपिटल में आपका जो हिस्सा है, रिजर्व वगैरह होते तो उसमें जो हिस्सा, हाँ फिक्टिशियस एसेट होते तो वो माइनस कर लेते। अच्छा सर इलस्ट्रेशन 2 में एक बार चेक करा दीजिए प्लीज, इलस्ट्रेशन 2 में। चलो आप पहले बताओ, इलस्ट्रेशन 2 में होल्डिंग के पास सब्सिडरी के कितने परसेंट शेयर हैं? 80% शेयर हैं, जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी होगी, आप ढूंढ के बताओगे कहां दी है? 2,40,000, 2,40,000 रुपए। अब हम निकालने वाले इंट्रिंसिक वैल्यू। कैसे निकालेंगे सर? देखो भैया सब्सिडरी के जो शेयर कैपिटल है वो 3 लाख है, जिसमें आपका हिस्सा कितना है? 80% है, दैट इज 2,40,000। और यहां पे बड़ी दया थी, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं थे, वो भी होते तो उसका भी 80% करते। ये हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू, 2,40,000 की इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी 2,40,000 की वर्थ की चीज आप खरीद रहे हो और 2,40,000 में ही आपको पड़ गई, यानी ना गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व है। बात समझ में आई? अगर मान लो आप चेंज ना करना, अगर मान लो ये 2,40,000 ना होता, ये वाला ये दिया होता लेट से 2.5 लाख, बाकी फिगर्स भी चेंज होती, से एसेट 4 लाख नहीं 390 दिए होते, बैलेंस शीट टैली हो जाती। ठीक है ना, एसेट वेसेट में ना जाओ, बैलेंस शीट टैली छोड़ दो, बैलेंस शीट टैली आपको क्वेश्चन में देगा। केवल इतना समझो कि ये आपको 2,40,000 नहीं दी होती, 2.5 लाख की फिगर दी होती, तो फिर ऐसे केस में गुडविल होती कि कैपिटल रिजर्व होता? गुडविल कितनी होती? 10,000, क्योंकि आपने 2,40,000 की वर्थ की चीज 2.5 लाख में खरीदी, महंगी खरीदी, तो गुडविल है। और अगर सर ऐसा होता कि ये 2,40,000 ना होता ना 2.5 लाख होता, ये 2 लाख होता, तो क्या होता सर? तो कैपिटल रिजर्व होता कितने का? 40,000 का। पक्का? आपने मोटी मोटी 4 चीजें निकालना सीख लिया। 4 सीख लिया सर? हाँ, नहीं यहां से नहीं, शुरुआत तो हमेशा शुरुआत से होती है। हम लोग ने एक सीखा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बाय होल्डिंग कंपनी, एक सीखा मतलब कितने परसेंट शेयर होल्डिंग के पास है, दूसरा सीखा कितने परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास है, तीसरा सीखा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना, और चौथा सीखा गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना। अब उसको प्रेजेंट करते कैसे करते और निकालते कैसे हैं वो और सीखेंगे। तो यानी अगला जो इलस्ट्रेशन 2 के बाद टॉपिक है वो यही है, बट अभी इस पे मैं आऊंगा रुक करके, ये सब अभी मैं आऊंगा। मैं पहले आपको यहां पे लेके चल रहा हूं, और जो जो मैं कहूं केवल उतना ही करेंगे हम लोग। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, मॉडल को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहां से बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एच लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2021 प्रिपेयर सीबीएस, और ये एच लिमिटेड है, नाम लिख लेना, ये एच है ये एस है, ठीक है ना। और सर क्या दिया हुआ है, देखते हैं बेटा क्या दिया है। शेयर कैपिटल दिया, शेयर्स ऑफ 50 एज 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं, एस लिमिटेड के 2 लाख। आप मेरे को ये बता सकते हैं क्या ये 2 लाख रुपए है, हर एक शेयर 50 का, यानी नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? कितने? इसके पूछ रहा हूँ, एस के, एच के नंबर ऑफ शेयर मेरे को चाहिए नहीं होते हैं, वो तो आपसे सिर्फ निकलवा रहा था हवा में। हमें करना क्या, एस के शेयर, आप समझ रहे हैं, एस लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर मेरे को चाहिए, इसके बता दो आप। 4,000 शेयर रहे होंगे तब, ये 4,000 कैसे आया, बाकी बच्चे सोच रहे हैं, कोई सोच रहा है क्या? आगे है ना 2 लाख को डिवाइड किया अपने ने 50 से, 2 लाख को जब डिवाइड किया 50 से 4,000 आ गया, यानी 4,000 शेयर हैं, और हर एक शेयर कितने का है? 50 का है, यानी 2 लाख रुपए। ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व्स हैं, पीएनएल है, और सर क्या है, एसेट साइड में आते हैं बेटा। एसेट में सर सन्ड्री एसेट्स हैं, हाँ बेटा, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ एस लिमिटेड, कितने शेयर्स खरीदे हैं? कितने नंबर ऑफ शेयर, नंबर कितने शेयर्स खरीदे, तो आप बोलते हैं 3 लाख। आप पहले मेरे क्वेश्चन को सही से सुनिए तो सही आंसर आएगा। कितने शेयर्स खरीदे? 4,000। और उसके थे कितने शेयर्स? सब्सिडरी के टोटल नंबर ऑफ शेयर मार्केट में है कितने? 4,000। आपने कितने खरीदे? होली ओन्ड सब्सिडरी है कि पार्टली ओन्ड सब्सिडरी है? होली ओन्ड है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अब मेरे जो जो क्वेश्चन है उसका सवाल जवाब देना। सबसे पहला क्वेश्चन, एच लिमिटेड के पास एस लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर है? 100%। माइनॉरिटी वालों के पास 0%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 0, ठीक है।
अब बात करते हैं गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, कैसे निकालेंगे रफली समझते हैं। देखिए भाई साहब, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, एक इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, जिसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको हमेशा दी होगी और कितनी दी है 3 लाख। सबको कहां दिख गया ना सबको 3 लाख। अब बात करते हैं सर इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी। देखते हैं, हम बताते हैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी। देखना, ध्यान से समझना। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है और आप कह रहे हैं 100% शेयर खरीद रही है। इसका मतलब ये जो शेयर कैपिटल है इसकी 100% मालिक बनने वाली है। भाई शेयर कैपिटल का मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। इसकी 100% मालिक बनेगी होल्डिंग कंपनी। और इसके अलावा जो रिजर्व है इसकी भी मालिक यही बनेगी। रिजर्व भी किसमें बढ़ते हैं? अल्टीमेटली शेयर होल्डर में। 100% मालिक बनेगी 10,000 का 100% 10,000। और जो पीएनएल इसकी भी 100% मालिक है होल्डिंग, यानी 30,000। यानी टोटल जो इंट्रेंसिक वैल्यू है जो हम शेयर खरीद रहे हैं 2,40,000, 2,40,000 की इंट्रेंसिक वैल्यू है। 3 लाख रुपए की यहां पे इन्वेस्टमेंट है। गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है? आर यू श्योर? हमें तो कैपिटल रिजर्व लग रहा है। पक्का? ठीक है, गुडविल है, हम आपको परेशान नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, गुडविल है। अब इसकी सीबीएस कैसे बनेगी उस पर भी जरा एक बार चर्चा करते हैं। इधर आना, ये तो अभी बाद में करेंगे दोबारा से। तो 60,000 की गुडविल ही है, ये तो हो गया। ठीक है, सीबीएस अगर अपने को बनानी हो, फिर से एक बार जरा लेमैन की मदद लेते हैं। लेमैन जीवन में बड़े काम आते हैं, क्योंकि लेमैन आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप जीवन में कितने खास हैं। क्योंकि अगर आप हर इंसान सेम होगा तो फिर अंतर नहीं होगा ना। सब सीएस बन जाएंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, सब अपना काम खुद ही कर लेंगे। इसलिए 5 उंगलियां बराबर नहीं जीवन में। चलिए इधर आते हैं। अगर हम लोग सीबीएस बनाते हैं लेमैन की तरह, तो ये 5 लाख, ये 2 लाख कितने लिए जाएंगे? 7 लाख। क्रेडिटर्स 1 लाख और 20,000, दैट इज 1 लाख 20,000। रिजर्व 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस 80,000, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ, टोटल करो, 9 लाख 10,000। एसेट साइड में आते हैं तो 3,50,000, 2,60,000 करो जरा, 6,10,000 और ये 3 लाख, 9,10,000। बट आपको बताइए गलत है सर। अब गलती क्या क्या है जरा समझते हैं। एक तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नहीं आनी चाहिए। यहां से अपन ने कितना हटाया है याद रखना, कितना हटाया है? 3 लाख हटाया है, ये नहीं आना चाहिए। अब यहां से 3 लाख हटाया तो लाइबिलिटी साइड से भी जब 3 लाख हटाएंगे, भाई तराजू मैच होना चाहिए। अब लाइबिलिटी साइड से हटाने की कोशिश करते हैं, कितना हट सकता है? ये 7 लाख नहीं होगा, यहां 5 लाख होगा। ये तो 3 लाख नहीं होगा, 0 होगा। सर अभी तो बैलेंस शीट मैच नहीं हो पाएगी, हम अभी टोटल कर ही नहीं रहे क्योंकि हमें खुद ही पता है मैच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैच? एसेट साइड से हटाया 3 लाख और लाइबिलिटी से भी केवल 2 लाख हटाए, लाइबिलिटी से भी और भी हटाना है। सर और क्या हटाए? क्रेडिटर्स हटाए नहीं, क्रेडिटर्स नहीं हटाएंगे। तो सर ये रिजर्व हटा दो। रिजर्व क्यों हटा रहे हैं सर हम लोग? क्योंकि भैया ये रिजर्व किसका है? एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड कह रही हमें देना है और ये कह रहा था यहां पे कि हमें लेना है, तो ये हटके 0 आ जाएगा। सर ऐसे ही ये पीएनएल हटा दो, पूरा 80 नहीं, पूरा 80 नहीं हटेगा, केवल 30,000 हटेगा उसका वाला। तो कितना बचा रह जाएगा? 50,000 अभी बचा रह जाएगा। सर अभी भी बैलेंस शीट आप देखोगे तो आपको टैली नहीं मिलेगी, अंतर मिलेगा। एक बार जरा चेक करते कितना अंतर है। ऊपर वाला एसेट का टोटल करो, 6,70,000, नीचे का टोटल तो 6,10,000। सर अंतर है। अंतर इसलिए है क्योंकि आपने अभी एक चीज और निकाली थी, वो भी तो लिखनी है। क्या निकाला था? गुडविल। सर कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे गुडविल कितनी बन गई? सीवीएस 6,70,000। क्या किया? इन शॉर्ट हमने एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल हटा दी, एस लिमिटेड के रिजर्व हटा दिए, एस लिमिटेड का पीएनएल हटा दिया और एच लिमिटेड में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हटा दी और उसकी जगह पे गुडविल हमने रिप्लेस कर दी। तो एक तरीके से अगर हम देखें इन शॉर्ट, तो हमने हटाया कितना कितना। हमने यहां से देखो, अगर देखना, हमने यहां से 2 लाख हटाया था, दिख रहा है ना, शेयर कैपिटल से 2 लाख हटाया था, क्रेडिटर्स कुछ हटाया नहीं था, रिजर्व ए आपका 10,000 हटाया था और यहां से हमने 30,000 हटाया था। तो हमने लाइबिलिटी से केवल 2,40,000 हटाया और एसेट से हटाए बैठे थे 3 लाख।
इसलिए 60,000 और लिखा गुडविल का। ठीक है, ओके ओके। हाँ बेटा, हाँ एक बार क्या, मैं परेशान ना होइए। आज की क्लास आप मान के चलिए कि आज की क्लास तो केवल स्टार्टर है, अभी मैंने मेन कोर्स शुरू ही नहीं किया है। अभी ये सब मैं दोबारा कराऊंगा। आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी सब मैं करूंगा। अभी तो हम केवल आपको ना एक ओवरव्यू दे रहे हैं। जैसे कभी आप कार चलाना सीखेंगे किसी अच्छी जगह से, तो पहले वो आपको ओवरव्यू देगा कि ये एक्सीलेटर होता है, ये क्लच होता है, ये ब्रेक होती है, ये ऑटोमेटिक गाड़ी जो भी है। ताकि वो इसलिए समझाएगा, पहले रोड पे नहीं लेके जाएगा। क्योंकि अगर उसने कहा कि ब्रेक मारो, आपने कहा ले एक्सीलेटर, है ना। तो पहले जो अच्छे ड्राइविंग स्कूल होते हैं ना, तो पहले सिखाते हैं। आजकल तो कंप्यूटर्स पे पहले सिखाते हैं, वहां पे स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह सिखाते हैं। वहां भीड़ भी थी तो आपका क्या ही हो रहा है कंप्यूटर पे। जब उसको लगता है कि थोड़ा अब आप मैदान में ले जाने लायक हो गए, तब फिर वो मैदान में लेके जाता है, फिर वो रोड में लेके जाता है। तो अभी ऐसा ही चल रहा है अपन का। अपन तो केवल अपन एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि आखिर कंसोलिडेशन है किस चिड़िया का नाम। आज केवल उस चिड़िया को समझाए, कल उसके पर गिन लेंगे। ठीक है, तो एक बार जरा बैलेंस शीट लेकिन देखते हैं, क्या यही दिख रही है जो आंसर वाली बैलेंस शीट है, क्या ऐसे ही कुछ दिख रही है। देखते हैं बैलेंस शीट को, ये सब हटाते हैं, ये यहाँ आते हैं। बैलेंस शीट को देखते हैं क्या ऐसी ही दिख रही है। हाँ जी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है 5 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस केवल अपना वाला है 50,000, लाइबिलिटी है 20, तो 670 से हमारा भी टोटल हो रहा था, 670 से इनका भी। एसेट साइड में दोनों के एसेट है और साथ में गुडविल है 60,000 की। बट इसी को कैसे सही से प्रेजेंट करते हैं, आइए वो जरा सीख लेते हैं। यानी गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने का भी तो सर हमें वहां पे एक नोट देना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जो हमने 60,000 की गुडविल निकाली है, सर कैसे निकालेंगे इसी क्वेश्चन से सिखाइए थोड़ा सा। चलो इसी क्वेश्चन से सीखते हैं। 60,000 की हमने निकाली, बट इसको प्रेजेंट कैसे करके आएंगे एग्जाम में। टाइम हो गया है ज्यादा, तो मैं चाहता हूँ एक काम करिएगा। आपके पास है ना, मैंने दिए हैं आपको, नोट्स दिए हैं। तो एक बार ना उससे एक बार बस रीड करके आइएगा। आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, बाकी एक एक हम लोग करेंगे। और इलेस्ट्रेशन 1 और 2 5 बार करके आइएगा, नहीं तो अगली क्लास में मत आइएगा। क्योंकि अगली नहीं समझ में आएगी तो क्या फायदा आ करके आप घर पे आराम से सोइए। तो अगर वो 5 बार आप कर पाए तो अगली क्लास में आ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।